गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 29 अगस्त पे पहुंच चुके हैं और आज 10 नए एरियाज को डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज जो 10 नए एरियाज को हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से रहेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, पीएम सिक्योरिटी को लेकर 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, गगन के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा, तीस्ता रिवर को लेकर, पेगासस को लेकर डिस्कस करेंगे। सोशल एरियाज की तरफ चलते हुए आयुष्मान भारत स्कीम के ऊपर 2 क्वेश्चन हमारे रहेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज एंड एनएफएसए 5, इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कट ऑफ जो रखी गई है दैट इज ऑफ 6 मार्क्स, 6 का स्कोर आपका मिनिमम आना चाहिए। बाकी आप टारगेट को कमेंट सेक्शन के अंदर सेट करके बता सकते हैं कि 10 में से कितना स्कोर करेंगे। फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको 1 मार्क मिलेगा। क्वेश्चन का आंसर गलत होता है देन 0। नेगेटिव मार्किंग नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू मिस रीड द क्वेश्चन, उस केस के अंदर -2 रहेगा। अगर आपको लगता है करेक्ट आंसर देना है, स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और आप उसे इनकरेक्ट समझ के आंसर करते हैं, या फिर स्टेटमेंट्स को लेकर पूछा गया कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट और आप अज्यूम करके करेक्ट आंसर करते हैं, तो वहां पर ये नेगेटिव पेनल्टी लगने वाली है। लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बात करता है 2 स्टेटमेंट्स को देकर पूछा गया, बताइए करेक्ट क्या है। अब देखिए करेक्ट या इनकरेक्ट को यहाँ पर सर्कल में जरूर डालिएगा सो दैट जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो वो आपको याद रहे कि क्वेश्चन का आंसर में आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द क्राइटेरिया फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर आर मेंशन इन आर्टिकल 191। आर्टिकल 191 में दिया गया है कि किस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर से किसी एमएलए की जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है उसका क्राइटेरिया, ये सभी चीजें इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लेड डाउन इन आर्टिकल 102 रिलेटिंग टू मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस को लेकर जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो आर्टिकल 102 के अंदर दिया गया है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने झारखंड के गवर्नर जो है मिस्टर रमेश बैस, उनको कहा है कि चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जो है ही शुड बी डिस्क्वालिफाइड एज एन एमएलए क्योंकि उन्होंने इलेक्टोरल नॉर्म्स को वायलेट किया है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। तभी ये न्यूज़ थी। वैसे न्यूज़ तो पॉलिटिकल है, लेकिन आप जानते हैं कि हर न्यूज़ के अंदर 2 एस्पेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल जो हमारे किसी काम का नहीं होता है, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट जिसके ऊपर क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। नाउ यहाँ पर जब हम बात करते हैं अंडर आर्टिकल 191 सब आर्टिकल 1, किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, इन केस अगर उसने किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके रखा है सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और ऐसे दूसरे क्राइटेरिया जो है वो भी मेंशन किए गए। तो क्या आर्टिकल 191 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है? आंसर इज यस। ये डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो है आर्टिकल 191 के अंदर दिया गया है। क्या इसी तरीके का क्राइटेरिया पार्लियामेंट के लिए 102 के अंदर दिया गया है? सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। करेक्ट आंसर विल बी सी। वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन था आपका जिसमें आपको आर्टिकल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। 102, 191 एंड 103 ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, क्योंकि 103 स्टेटमेंट में नहीं था तो यहां पर देख लेते हैं। ये बेसिकली बात करता है जब भी डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है और उसके ऊपर किसी भी तरीके का क्वेश्चन रेज किया जाता है तो ये पूरा का पूरा जो केस है वो किसके पास जाता है? वो प्रेसिडेंट के पास जाता है कि आप एक बार इस केस को देखिए और अपना फाइनल डिसीजन दीजिए। इसमें प्रेसिडेंट जो है वो भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वाला एरिया है, ये एरिया जो डिस्क्वालिफिकेशन का है वो इलेक्टोरल नॉर्म्स एंड इलेक्शन कमीशन से डील करता है। इसी वजह से इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके भी ओपिनियन यहाँ पे लिए जाते हैं और उसके हिसाब से प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। ये 103 के अंदर दिया गया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है प्लानिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी ड्यूरिंग एनी विजिट इन्वॉल्व सेंट्रल एजेंसी स्टेट पुलिस फोर्सेस ब्रॉड गाइडलाइंस आर लेड डाउन इन व्हाट इज कॉल्ड द। जब भी पीएम किसी जगह को विजिट करते हैं तो डेफिनेटली जो सिक्योरिटी है वो सेंटर एंड स्टेट पुलिस के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, और इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस भी दी गई है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे होता है ना कि कुछ चेकलिस्ट होती है कि ये 10 चीजें तो आपको इंश्योर करनी है बिफोर द प्राइम मिनिस्टर विजिट अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो ये सब चीजें कहां पर दे रखी है? क्या एसपीजी की रेड बुक के अंदर दी है, एसपीजी की ब्लू बुक के अंदर दी है, कोई सीक्रेट बुक है या कोई क्लासिफाइड बुक है जहां पर ये सारी गाइडलाइंस को मेंशन किया गया है? यू हैव 10 सेकेंड्स, सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली एक कमेटी को अपॉइंट किया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि रिसेंटली कुछ टाइम पहले पंजाब इलेक्शन से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने फिरोजपुर में विजिट किया था और वहां पर कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स जो थे वो अराइज हो गए थे, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर का पूरा काफिला था वो एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, एक ब्रिज के ऊपर रादर काफी टाइम तक खड़ा रहा था, क्योंकि काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्योंकि ये जो विजिट आई थी ये बिल्कुल फार्म प्रोटेस्ट जो किया गया था, जो काफी 1-1.5 साल लंबा चला था, उसके बाद करी गई थी। यहां पर जो कमेटी अपॉइंट करी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
उसने फिरोजपुर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उनको इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल पाया है। और ये पूरा इंसिडेंट जो है इसी साल जनवरी के महीने में हुआ था, जनवरी 2022। तो यहां पर ये सारे जो गाइडलाइंस होती हैं ये कहां पर दी गई होती हैं, जिसके हिसाब से रूल बुक के हिसाब से सिक्योरिटी को मुहैया कराया जाता है। सो इट इज अंडर एसपीजी ब्लू बुक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी तरीके की लोकेशन को विजिट कर रहे होते हैं तो इसमें एसपीजी 3 दिन पहले ही पूरा प्लानिंग करती है। वो देखती है, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग करके देखती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ताकि सेफली एंड सिक्योरली ये पूरा का पूरा कंक्लूजन किया जा सके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो इसी से रिलेट करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीएम सिक्योरिटी। पीएम सिक्योरिटी को लेकर पूछा जा रहा है, बताइए करेक्ट क्या है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट पुलिस टू इंश्योर ओवरऑल सिक्योरिटी। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट पुलिस की है। ओवरऑल एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं तो उनको सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। एसपीजी नेवर अलाउज द पीएम्स मूवमेंट अंटिल द लोकल पुलिस गिव द गो अहेड। जब तक जो लोकल पुलिस है, जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है, जो स्टेट की पुलिस है, वो जब तक ओके नहीं करती है तो एसपीजी तब तक पीएम को अलाउ नहीं करते हैं मूव करने के लिए। एसपीजी दैट टेक्स द फाइनल कॉल ऑन हाउ द सिक्योरिटी इज टू बी मैनेज। तो फाइनल कॉल जो है कि क्या सिक्योरिटी मैनेज हो जाएगी, क्या ये विजिट होनी चाहिए, तो इसके ऊपर जो पूरा डिसीजन होता है वो एसपीजी का रहता है। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में क्या आंसर हो सकता है। चलिए देखिए, एसपीजी या सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ग्रुप जो है ये एक तरीके की प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आपने काफी बार इस तरीके से काफी सारे जो गार्ड्स होते हैं उनको पीएम के आसपास देखा होगा, और जब ये फिरोजपुर इंसिडेंट हुआ था तब भी आपने इन लोगों को वहां पर देखा था ना। इज इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट पुलिस? क्या स्टेट पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? बिल्कुल। देखिए, स्टेट सेंटर दोनों की बनती है, क्योंकि एक लोकेशन को विजिट किया जा रहा है, दैट ऑफ कोर्स विल बी इन अ स्टेट एंड इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पर स्टेट पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और इसके अंदर एसपीजी 3 दिन पहले ही पूरा जो सिस्टम है, पूरा सिक्योरिटी अपरेटस है, उसको एनालाइज कर लेता है और उसके बाद ही गो अहेड दिया जाता है। और इसमें जब तक लोकल पुलिस ओके नहीं करती, अगर लोकल पुलिस को लगता है कि नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, किसी तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहां पर एसपीजी गो अहेड नहीं देती है। फाइनल कॉल एसपीजी के द्वारा ही दिया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन जो है गगन को लेकर है, पूछा गया गगन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसमें बोइंग 787 जो आपका एयरप्लेन है उसके अंदर गगन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा 2023 से। हो सकता है गगन जो है वो एयरक्राफ्ट को हेल्प करेगा, गाइड करेगा लैंड करने में वेरियस एयरपोर्ट्स के ऊपर। सोचिए 10 सेकेंड्स आपके पास है, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। गगन सिस्टम के थ्रू क्या किया जा रहा है, गगन सिस्टम है क्या, इसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। इट इज अ जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। क्या फुल फॉर्म है? जियो या जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। लिख देता हूं यहां पर, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। सो GAGAN, इस तरीके से गगन आपका बनेगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोइंग 787 को एग्जम्प्ट किया है, क्योंकि पहले कहा गया था कि आप इसके अंदर गगन सिस्टम जो हमारा जो इंडिजिनस सिस्टम है उसको यूज करें, लेकिन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ने कहा कि काफी ज्यादा हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी यहां पर 2025 तक आ गया कि ठीक है 2025 तक आप एग्जम्पशन ले सकते हैं, लेकिन 2025 के बाद आपको इस सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इसे इंस्टॉल नहीं किया जाएगा बिकॉज एग्जम्पशन यहां पर दी गई है। बट सेकेंड स्टेटमेंट जो आपकी वो बिल्कुल करेक्ट है, एयरक्राफ्ट को लैंड करने में, गाइड करने में ये हेल्प करने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बात कर रहा है तीस्ता रिवर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तीस्ता रिवर जो है वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? डज इट पास थ्रू सिक्किम, आसाम, वेस्ट बंगाल? आपको करेक्ट बताना है यहां पर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। रिसेंटली जो रिवर है वो न्यूज में थी बिकॉज बांग्लादेश को लेकर, इस रिवर को लेकर काफी टाइम से विवाद भी रहा है, और इवन ड्यूरिंग द प्रीवियस रजीम यूपीए की बात करें तब भी इस रिवर को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट था दोनों देशों ने उसे सोल्व करने की कोशिश करी, बट दे कुड नॉट डू सो बिकॉज वेस्ट बंगाल की तरफ से काफी प्रेशर आया, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिस शेख हसीना है जो कि बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके साथ ये मुद्दे को सोल्व नहीं कर पाए। लेकिन अभी दोबारा से इसके ऊपर इस मुद्दे को रेज किया जा रहा है ताकि इसको किसी तरीके का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। नाउ
यहां पर वैसे बात करी जाए ब्रह्मपुत्रा की, इसे एक ट्रिब्यूटरी माना जाता है। सो बेसिकली जब ब्रह्मपुत्रा असम से होती हुई फाइनली इवेंचुअली ये बांग्लादेश में जाती है, तो जो तीस्ता रिवर का पानी है वो ब्रह्मपुत्रा में मिल जाता है। इट पासिस थ्रू सिक्किम एंड देन वेस्ट बंगाल। ठीक है, सिक्किम से होते हुए ये वेस्ट बंगाल में जाती है और फाइनली ये कहां जाती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। 315 किलोमीटर लंबी ये रिवर है। तो सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी बी हियर। यहां पर मैप के ऊपर भी देख सकते हैं। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेगासस को लेकर है, पूछ रहा है पेगासस को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पेगासस क्या है, एक तरीके का मेलवेयर है, स्पाईवेयर है, जिसे इसराइल के एनएसए ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है, हो सकता है। स्पाईवेयर एक तरीके का मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ये भी पॉसिबल है। इट ऑल्सो हैज अ रियल टाइम एक्सेस टू ईमेल। ईमेल जैसे ही मान लीजिए किसी के मोबाइल फोन के अंदर पेगासस डला हुआ है, तो जैसे ही उसको कोई ईमेल या टेक्स्ट या कोई फोन कॉल मिलता है, तो ये उसको एक्सेस कर सकता है, उसको रीड कर सकता है। साथ ही साथ कैमरा एंड रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज भी इसके अंदर है। तो फॉर एग्जांपल किसी के रूम में अगर मोबाइल फोन पड़ा है, तो उसका कैमरा और जो उसका साउंड मैकेनिज्म होता है, रिकॉर्डिंग का मैकेनिज्म होता है, वो कैपेबिलिटी भी ये ऑन या ऑफ कर सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी कुड नॉट फाइंड पेगासस स्पाईवेयर इन द 29 मोबाइल फोन्स ऑफ कंप्लेनेंट्स बट डिटेक्टेड मेलवेयर इन 5 ऑफ देम। तो ये कहा गया कि जो कंप्लेन करी गई थी कि पेगासस स्पाईवेयर जो है वो 29 मोबाइल फोन्स में अवेलेबल है, वहां पर इसकी टेक्निकल कमेटी ने ऐसा नहीं पाया है। नाउ पेगासस किसी तरीके का मेलवेयर है या स्पाईवेयर है। स्पाई आप जानते हैं, नजर रखने के लिए जो स्पाइज है उसको यूज किया जाता है, और स्पाईवेयर का इस्तेमाल भी यही किया जाता है कि किसी भी मोबाइल फोन से अगर आपको उसके ऊपर एक तरीके का सर्वेलेंस रखना है कि कहां कहां से मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरीके के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, तो इसे इजरायली एनएसए ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। एक तरीके का मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपके मैसेजेस को रीड कर लेगा, ईमेल्स को रीड कर लेगा, फोन कॉल्स पे किस तरीके की बात हो रही है उसको भी रिकॉर्ड कर सकता है। इवन रूम में अगर रखा हुआ है आपका मोबाइल फोन, तो उसके कैमरा को ऑन या ऑफ करना या फिर उसके कैमरा को एक्सेस करना, वो भी ये कर सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके द्वारा बनाया गया है, इजरायली एनएसए ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। और रिसेंटली जो डेटा यहाँ पे लीक हुआ उसमें बताया गया कि जो ये पर्टिकुलर पेगासस सिस्टम है, 2 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, 3 अपोजिशन लीडर, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल है। ऐसा कुछ जर्नलिस्ट के मोबाइल फोन में भी अवेलेबल है, ऐसा रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर पूछा गया है। आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ट्रांसजेंडर पर्सन विल गेट ईयरली हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख ईच अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। तो आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत 5 लाख रुपए पर व्यक्ति को यहां पर ट्रांसजेंडर पर्सन को दिया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस का। मे बी यहां पे बेसिकली उसको कवरेज देने की बात करी जा रही है, हो सकता है। स्कीम एम टू ऑफर मेडिकल कवरेज ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। पर फैमिली पर ईयर में जो कवरेज है वो भी अमाउंट यहां पर बताया गया है। अब डेफिनेटली कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, तो यहां पे ये बताया गया कि किस तरीके से बेनिफिशियरी का सिलेक्शन होगा। तो बेनिफिशियरी का जो डेटा है वो SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे लिया जाएगा। 10 सेकेंड्स सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, सो करेक्ट आंसर हियर वंस अगेन इज डी। देखिए बैक टू बैक डी आंसर आए, बैक टू बैक सी आंसर आए या बी आंसर आए। OMR शीट के अंदर जब आप फिल कर रहे हो तो बैक टू बैक अगर 5 आंसर आपके कंसेक्यूटिवली डी आते हैं, तो उस चीज को लेकर डाउट में मत आइएगा। इफ यू आर श्योर कि आंसर डी है तो वो डी में ही मार्क करिएगा। ये मत सोचिएगा कि बैक टू बैक सारे के सारे आंसर डी क्यों आ रहे हैं, कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं। सो डोंट थिंक लाइक दैट। अगर कॉन्फिडेंस है आंसर के ऊपर, सो इट कुड बी डी 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, मे बी इवन 10 टाइम्स कंसेक्यूटिवली। नाउ यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपकी आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें 11 करोड़ जो पुअर फैमिलीज हैं उनको कवर किया जा रहा है, और इसमें 5 लाख का कवरेज है वो दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर पर्संस को भी इसमें ऐड किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से रिलेट करता है। ABPMJY स्कीम को लेकर पूछा गया कि इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है। क्या ICMR कर रही है, क्या नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कर रही है, एम्स कर रही है, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में पूछा गया है, इसे कौन इंप्लीमेंट कर रहा है। सो हियर NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, इट इज द इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी। एक एपेक्स बॉडी है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये फ्लैगशिप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, और इसको साथ ही साथ डिजाइनिंग स्ट्रेटजी,
टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है, वो सभी काम भी दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। और आयुष्मान भारत को लेकर भी कुछ क्लॉजेज यहां पर दिए गए जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो बात कर रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट को दिया गया है, बेसिकली ये आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको लेकर है। इंडिया ने कमिट किया है कि 50% जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी होगी बाय 2050 वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आएगी। तो बेसिकली 50% एनर्जी जो है वो कहां से आएगी? वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी। हो सकता है इंडिया जो है टारगेट कर रहा है कि हमारी विंड पावर जो होगी वो 60 गीगावाट होगी बाय 2022, इसी साल की बात करी जा रही है। एंड सो फार अगर हम यहां पर बात करें 40 गीगावाट जो है विंड पावर कैपेसिटी हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। एनुअल इंस्टॉलेशन करने की बात करी गई कि हम नए विंड पावर प्रोजेक्ट्स भारत के अंदर लेकर आएंगे और 2024 तक एक नया टारगेट यहां पर सेट करने की बात करी गई थी और उसे अचीव करने की भी बात करी गई थी। अगर बात करें सो फार 40 गीगावाट कैपेसिटी विंड पावर में आपको मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। इंडिया जो है टारगेट कर रहा है कि हम इसे 60 गीगावाट तक लेकर जाएंगे और 2024 तक ये नंबर और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, प्रोबेबली हाईएस्ट हो जाएगा बाय नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगर हम ये बात करें कि 50% हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कहां से आना चाहिए? वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आना चाहिए, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आना चाहिए। तो इसके लिए जो ईयर रखा गया दैट इज नॉट 2050, दैट इज 2030। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले एक बार देख लीजिए करंट अभी 2021 में जो नंबर था 39 गीगावाट है, 2022 में 40 गीगावाट हम टच कर चुके हैं और बाय द एंड हमने टारगेट रखा है कि 60 गीगावाट हम टच कर लेंगे। पीछे कोविड की वजह से ज्यादा कुछ काम नहीं हो पाया एंड 2030 140 गीगावाट जो है वो यहां पर विंड एनर्जी को डेवलप करने का टारगेट रखा गया है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि एनएफएसए को लेकर है। यहां पर एनएफएसए 5, पीछे हमने 4 के बारे में भी देखा था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 5 के बारे में 2 स्टेटमेंट आपको दी है, पूछा गया बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। राइट टू फूड जो है उसे एक फंडामेंटल राइट माना जाता है क्या? आर्टिकल 21 के अंतर्गत हो सकता है। द कवरेज अंडर एनएफएसए इज स्टिल डिसाइडेड बाय पॉपुलेशन फिगर्स ऑफ 2011 सेंसस। जो एनएफएसए के अंदर कवरेज किया जाता है कि किसको इसमें बेनिफिशियरी मानना है या नहीं मानना है, या फिर किसको बेनिफिट देना है या नहीं देना है, वो 2011 सेंसस के हिसाब से दिया जाता है। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंटर को कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आपको कवरेज बढ़ाना पड़ेगा, मींस ज्यादा लोगों को आपको बेनिफिट देना पड़ेगा। अभी आप कम लोगों को बेनिफिट दे रहे हो, ज्यादा से ज्यादा नीडी पर्सन सिटीजन्स को ये बेनिफिट मिलेगा तो बेटर रहेगा। 2013 के लॉ के हिसाब से रूरल अर्बन पुअर को सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स देने की बात करी गई थी और इसके लिए टीपीडीएस सिस्टम को लेकर आया गया था, जिसे कहते हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक होता है यूपीडीएस, यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें सभी को कवर किया जाता है। एक होता है आपका टारगेटेड पीडीएस, जिसके अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ सिटीजन को कवर किया जाता है जिनको सच में बहुत ज्यादा जरूरत है सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स की। तो क्या ये राइट टू फूड जो है आपका राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है? बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर कवरेज जो है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि जो नेक्स्ट सेंसस 2021 में होना था वो अभी नहीं हुआ है कोविड की वजह से। करेक्ट आंसर विल बी सी ओनली, राइट। इसके अंदर ये भी ध्यान रखिएगा, रूरल पॉपुलेशन का 75% और अर्बन पॉपुलेशन का अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन को कवर किया है, जिसमें राइस, व्हीट और कोरस सीरियल जो होता है वो 3 रुपए पर केजी, 2 रुपए पर केजी और 1 रुपए पर केजी में दिया जाता है। अंत्योदय कार्ड होल्डिंग फैमिली जो है उसमें 35 केजी ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ देने का प्रावधान भी यहाँ पर रखा गया है। चलिए जल्दी से लेक्चर को रिवाइज करते हैं, फिर टॉपर्स कौन है वो देखेंगे और प्रीलिम। फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। पूछा गया प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। एनपीएस इन पब्लिक सेक्टर बैंक इज मोर देन द प्राइवेट वन। जो नॉन प्रॉफिट एसेट्स है, जिन्हें वैसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, क्योंकि ये वो एसेट्स हैं जो एक तरीके की लायबिलिटी बन चुकी हैं, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आपको ज्यादा मिलेगी प्राइवेट सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में, हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैड अ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एक्सटेंडिंग लोन्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो होते हैं वो लोन को देने में उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ये भी हो सकता है। प्राइवेट बैंक एडेड मोर ब्रांचेस एंड क्रिएटेड न्यू जॉब्स। तो प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो पब्लिक बैंक्स के कंपैरिजन में इन्होंने ज्यादा ब्रांचेस ओपन करी हैं और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां पर प्रोवाइड करी हैं। सोचिए 10 सेकंड्स आपके पास है, क्या करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली प्राइवेटाइजेशन या कहीं तो प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स दोनों के कंपैरिजन को यहां पर बताया गया है। क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली बात हो रही थी कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की, इवन
पीछे जो बजट गया था हमारा 2021 2022 का, वहां पर भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो जो बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसको या तो एक बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ मर्ज करेगी या फिर उनका प्राइवेटाइजेशन यहां पर किया जा सकता है। देखिए, शुरुआत में सारे बैंक्स प्राइवेट ही हुआ करते थे, लेकिन आजादी के बाद उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक में तब्दील किया गया। अब वही एक्सरसाइज को रिवर्स किया जा रहा है। पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते थे तो उसे पब्लिक क्यों बनाया जा रहा था? क्योंकि तब सरकारें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहती थी। वो चाहते थे कि फाइनेंशियली इंक्लूड किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बैंक के खाते खुलवाए जा सके, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के होते हुए नहीं किया जा रहा था। तभी सरकार ने उन्हें अपने अंडर लिया और यहां पे निजीकरण को खत्म किया। लेकिन अभी जो है द वेरी सेम रीजन की वजह से हम दोबारा से प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। आपने ये चीज बेसिकली एक्सपीरियंस किया ही होगा जब आपने वेरियस बैंक्स को विजिट करते होंगे। आप कभी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक को विजिट करिएगा और पब्लिक सेक्टर बैंक को विजिट करिएगा, वहां पर जो इंटरैक्शन आपके वहां के एम्प्लॉय से रहेगा, उसी में ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स किस तरीके से अपने कंज्यूमर को केटर करते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक किस तरीके से अपने जो कंज्यूमर होते हैं उनको केटर करते हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक में आप जब भी जाएंगे वो लंच का बहाना देकर आपका काम करने से मना कर देंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वाले तो कहेंगे कि आप अपने घर पे ही बैठिए, हम अपने व्यक्ति को, हम अपने एजेंट को आपके घर पे भेजते हैं अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, कोई भी आपको काम है। खैर, यहां पर आए, अब अगर हम डिस्कस करें तो एनपीए जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज्यादा है, और ये एक नेगेटिव पॉइंट के तौर पर देखा जाता है, और ये एक रीजन भी है जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ दोबारा से जाने की कोशिश हो रही है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें लोन को देने में, लोन को डिसबर्स करने में, एट द सेम टाइम नई ब्रांचेस को ओपन करने में और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के अंदर भी इसका रोल काफी पॉजिटिव है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो वेरियस क्लासिफिकेशन है, शेड्यूल बैंक्स होते हैं, इसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। फिर इसी में ही आपके पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आते हैं, फॉरेन बैंक्स आते हैं, रीजनल बैंक्स आते हैं। क्लासिफिकेशन जो है वो आपको दिया हुआ है। यूजुअली इस तरीके का क्लासिफिकेशन यूपीएससी में पूछे जाने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन नॉलेज की वजह से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग बैंक्स में जॉब कर रहे होते हैं और उसके बाद जब वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर अगर आप कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, एसोसिएटेड एग्जाम की, तो वहां पर ये क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। नाउ कंट्री की बात करें तो कंट्री के पास 500 के आसपास प्राइवेट बैंक्स हुआ करते थे आजादी के बाद, लेकिन बाद में उनका नेशनलाइजेशन किया गया और धीरे धीरे करके काफी सारे बैंक्स का नेशनलाइजेशन हम देख चुके हैं। हालांकि अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन करने से या फिर प्राइवेट बैंक की हम एफिशिएंसी बात करें, डेफिनेटली वो अच्छा काम करे, लेकिन इसके अंदर भी कुछ नेगेटिव एग्जांपल अवेलेबल है। जैसे आप येस बैंक का एग्जांपल दे सकते हो। नॉट एवरी प्राइवेट बैंक जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको कुछ ब्लॉट्स जो हैं, कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स हैं, वो देखने को मिलेंगे, और दोनों तरफ के एग्जांपल्स आपके पास होने चाहिए ताकि एग्जाम में आप उसको यूज कर सकें। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर पूछ रहा है। बताएं कौन सी स्टेटमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर करेक्ट है? द स्टेट रन बैंक्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग मोर देन 100% ऑफ जनधन अकाउंट अंडर द गवर्नमेंट। तो जितने भी जनधन अकाउंट है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स मैनेज करते हैं, ये उसका एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। मे बी पीएसबीज हैव वेलफेयर ऑब्जेक्टिव अलोंग विद द कमर्शियल। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं इनका कमर्शियल एक पर्पस भी होता है, एक वेलफेयर पर्पस भी होता है। सोचिए, 10 सेकंड्स आपके पास है, फिर करेंगे डिस्कस इसको लेकर। जनधन योजना लेकर आई गई थी जिसके अंदर नो बैलेंस अकाउंट्स जो थे वो सभी के खोलने थे। मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग माई लबासना ट्रेनिंग ऑल्सो, जब विलेज विजिट हुई थी तो वहां पर इस तरीके की एक एक्सरसाइज जो थी वो भी कराई गई थी। खैर, यहां पर बात करेंगे तो 100% ऑफ जनधन अकाउंट्स जो है वो क्या सरकारी बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है? ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर 97% मेजोरिटी उनके पास है, लेकिन सारे के सारे उनके पास नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ क्या वेलफेयर कमर्शियल दोनों ही पर्पस होती है इनके? ये बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए, जब हम रेलवेज की भी बात करते हैं या किसी दूसरी एंटिटी की बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो वहां पर सिर्फ कमर्शियल पर्पस नहीं हो सकता। जब हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं, वहां पर सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होता है जिसके अंतर्गत रहकर वो काम करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर सिर्फ कमर्शियल पर्पस नहीं हो सकते। तभी आपने रेलवे को देखा कि रेलवे जो है लॉसेस पे लॉसेस सफर करती है, लेकिन वेलफेयर एक्टिविटीज को यहां पर नहीं छोड़ती है, बिकॉज यहां पर कमर्शियल पर्पस के साथ साथ वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को सर्व करना भी उसके दायरे में आता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ONOF को लेकर पूछ रहा है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर को लेकर, कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। ONOF को इंप्लीमेंट करने वाली जो मिनिस्ट्री है, मतलब ये फर्टिलाइजर को लेकर जो स्कीम है इसको इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो सकता है। इट इज इंप्लीमेंटेड अंडर PMBJP। PMBJP क्या है इसको आपको पता होना चाहिए, मैं आपको फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपके लिए इसको एलिमिनेट करना या इसको
करेक्ट करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 सेकेंड शुरू कर देता हूं आपके लिए, सोचिए क्या आंसर होगा। देखिए इंडिया के अंदर अभी एक अच्छा डिसीजन लिया गया कि जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही थी, अपने अपने ब्रांड नेम के अंदर सेल कर रही थी। कोई एबीसी कंपनी करके सेल कर रहा था, कोई XYZ कंपनी करके सेल कर रहा था। लेकिन सरकार ने कहा कि देखो सब्सिडी तो आप हमसे लेते हो और ब्रांडिंग अपनी करते हो, तो ये नहीं चलेगा। आपको जितना भी फर्टिलाइजर सेल करना है वो भारत ब्रांड के अंडर सेल करना पड़ेगा, मतलब देश के नाम के अंडर आपको अपने फर्टिलाइजर को सेल करना पड़ेगा। और तभी ये ONOF, वन नेशन वन फर्टिलाइजर का जो कॉन्सेप्ट है इसे लेकर आया गया। इट इज नॉट इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सुन के लग सकता है लेकिन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। किसके अंतर्गत? PMBJP के अंतर्गत। ये क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय, जे से क्या होगा सोचिए, जन उर्वरक परियोजना। ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब क्या होगा? अब सिंगल ब्रांडिंग करी जाएगी। यूरिया, DAP, MOP, NPK जो पहले बिकते थे अब उसका नाम होगा भारत यूरिया, भारत डैप, भारत मोप, भारत NPK। तो यहां पे भारत शब्द जो है वो उसके आगे लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर वंस अगेन क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर, आप जानते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो इसी तरीके की काफी सारी स्कीम्स लेकर आ रही है, वन नेशन वन पेंशन, और उसके बाद काफी सारी दूसरी चीजें भी हमें देखने को मिली। ठीक है, तो सिंगल ब्रांड नेम भारत आपके पास होगा, उसके अंडर ही फर्टिलाइजर को सेल किया जाएगा और भारत यूरिया, भारत डैप, भारत MOP एंड NPK आपको देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बात कर रहा है ABPMG, ट्रांसजेंडर पर्सन को दिया जा रहा है, लेकिन इसकी फंडिंग कहां से करी जाएगी? देखिए जो इंश्योरेंस कवर है उसे ट्रांसजेंडर पर्सन को देने की बात करी गई है मिनिस्ट्री के द्वारा। आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको फंड करेगी। क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि ट्रांसजेंडर पर्सन जो है उनको भी जो प्रधानमंत्री जन औषधालय योजना जो है, जन औषधि योजना जो है, इसका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इसको लेकर आएगी, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसको लेकर आएगी, या ऐसी कोई एजेंसी या मिनिस्ट्री जिसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है वो इसको करेगी। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। इंश्योरेंस कवर को लेकर ये डिसीजन किसके द्वारा लिया गया? स्पेशल आयुष्मान भारत TG+ कार्ड्स जो है, TG यहाँ पे ट्रांसजेंडर है, तो ये कार्ड्स जो है ये ट्रांसजेंडर सोसाइटी को, ट्रांसजेंडर पर्सन्स को दिए जाएंगे। और पहले से ही सरकार की एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है स्माइल, ये भी ट्रांसजेंडर्स के लिए थे। इसका फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम। इसके साथ इस कार्ड को, कौन सा कार्ड है? आयुष्मान भारत TG+ कार्ड, इसको लिंक किया जाएगा। बेनिफिट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, और जो वेरियस टाइप्स की कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं उसके भी कुछ प्रोविजन इसके अंदर रखे गए हैं, और इसे लेकर आया गया, इसे फंडिंग करने का काम किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर कि हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इसमें कितना रहता है? 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर का रहता है, और इस स्कीम के अंदर 3000 सिटीजन को टेस्ट किया गया था, और इस एरिया के अंदर भी स्कीम ने काफी ज्यादा लोगों को हेल्प करी थी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन? 3 स्कीम्स के नाम आपको दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्कीम ऐसी है जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। क्या स्माइल स्कीम इनके लिए है? क्या गरिमा गृह जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए है? क्या PM दक्ष प्रोग्राम इनसे रिलेट करता है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। देखिए पीछे अगर आपने डिस्कशन ध्यान से सुना हो, ये तो हमें पता है कि स्माइल स्कीम तो है ही है जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन को हेल्प करेगी। तो यहां पर सी तो आप एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि 1 तो आंसर में होगा ही होगा, राइट। वैसे बात करें तो गरिमा गृह जो है वो भी इनसे रिलेट करती है। स्कीम जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन जो होते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने में हेल्प करती है, उनको शेल्टर फैसिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, उनको फूड, क्लोथिंग, लीगल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। 1 और 2 करेक्ट हो गए, इट मींस बी तो हो नहीं सकते, ये 1 और 3 है। तो आंसर या तो ए होगा या डी होगा, मतलब हमें 2 ऑप्शन में से चूज करना है। PM दक्ष योजना क्या है बताइए? दक्ष से क्या समझ में आता है? दक्षता, somebody who is skilled, ठीक है। तो इसके अंदर स्किल देने की बात करी जाती है वल्नरेबल सेक्शंस को, जिसके अंदर ट्रांसजेंडर पर्संस भी आते हैं, विमेन भी आती है, ताकि आगे जाके उनके लिए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के रास्ते जो है वो खुल जाए। तो यहां पर तीसरा जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। कई बार स्कीम्स पूछ ली जाती है, इवन प्रीलिम्स और मेंस के अंदर भी पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखिएगा। नेट 50 कूपन कोड को आप यूज कर सकते हैं वेरियस प्रोग्राम्स में एनरोल करने के लिए। आपका 2023 मिशन प्रोग्राम एंड 2024 मिशन प्रोग्राम इज अवेलेबल। वैसे कोशिश करिएगा जब आप खुद भी तैयारी करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डे वाइज आपके पास शेड्यूल जरूर होना चाहिए कि किस दिन आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, उसी तरीके से वीकली बेसिस पे क्या क्या चीजें कवर करनी है और मंथली बेसिस पे क्या क्या चीजें कवर करनी है, ये शेड्यूल आपके पास होना जरूरी है। चलिए
चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिकल इज और आर इंक्लूडेड इन अर्थ गंगा। अर्थ गंगा के अंदर इसमें से क्या चीज शामिल है? क्या इसमें ZBNF शामिल है? इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? सोचिएगा, पढ़ाया हुआ है आपको। गोवर्धन स्कीम इसमें शामिल है। टूरिज्म, लाइवलीहुड जनरेशन, सोचिए क्या हो सकता है। सो ZBNF इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसके अंदर हम किसी तरीके के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड का बेसिकली इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये करेक्ट हो जाता है। अर्थ गंगा एक स्कीम है जिसके अंतर्गत सरकार क्या करने की कोशिश करिए। देखिए, अर्थ आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमी से निकल कर आता है, ठीक है। गंगा तो नदी है, तो गंगा का इस्तेमाल किस तरीके से इकोनॉमी को जनरेट करने में, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने में किया जा सकता है, किस तरीके से फाइनेंसेस को जनरेट किया जा सकता है, किस तरीके से गंगा से रेवेन्यू को जनरेट किया जा सकता है, इसको लेकर ये पूरी की पूरी स्कीम है। चाहे यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देकर हो, चाहे यहां पर किसी तरीके का वाटर स्पोर्ट्स प्रोवाइड करने को लेकर हो, राइट। सो यस, ZBNF भी से रिलेट करता है। गोवर्धन स्कीम, टूरिज्म, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, ये सभी चीजें इससे रिलेट करती हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको लेकर मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन मिलता जुलता है, नमामि गंगे प्रोग्राम से है, पूछा गया इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये अंडरलाइन या इसको सर्कल में जरूर डालिएगा ताकि आपको पता चले कि करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एक दो क्वेश्चन हमारे ऐसे ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी यूपीएससी इनकरेक्ट पूछेगा तो हम क्योंकि करेक्ट आंसर देते हुए आ रहे हैं, हमें लगेगा कि इसके अंदर भी करेक्ट आंसर करना है और वहां पर रिक्वायरमेंट इनकरेक्ट की, और इसी वजह से क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट्स अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड इन 2014। क्या इसे 2014 में लॉन्च किया गया था? हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंतर्गत आता है, ये भी पॉसिबल है। इससे पोल्यूशन को कंट्रोल करना, इसका एक ऑब्जेक्टिव रखा गया, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सोचिए नमामि गंगे को लेकर, क्योंकि अर्थ गंगा न्यूज में था, इसी वजह से नमामि गंगे भी न्यूज में था। प्रोग्राम यस, पोल्यूशन को, कंजर्वेशन को, रेजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा की बात करता है कि गंगा रिवर से पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, गंगा रिवर को रेजुविनेट करना है और इसको कंजर्व करना है, राइट। तो तीसरी स्टेटमेंट तो हो गई हमारी करेक्ट, और जैसे ही तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट होती है आपको ये पता चल जाएगा कि आंसर या तो सी होगा या डी होगा, क्योंकि ए और बी में कहीं पर भी थर्ड स्टेटमेंट या थर्ड ऑप्शन नहीं दिया गया। स्कीम को लेकर कब आया गया था? यस, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, जब सरकार नई नई आई थी, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। अब बात आती है सेकंड स्टेटमेंट की, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं होता है, ये आता है, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, 2014-15 के अंदर ये प्रोजेक्ट लेकर आया जाता है, 20,000 करोड़ की फंडिंग की बात करी जाती है और इसमें से काफी ज्यादा पैसा सैंक्शन भी किया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। वैसे मैं अगर आपको बताऊं, जब हम नमामि गंगे प्रोग्राम की बात करते हैं, इसके अंदर काफी सारे पिलर्स भी हैं, इवन तो वो एरिया आपके मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी भी एक पिलर है, एफोरेस्टेशन भी एक पिलर है, पब्लिक अवेयरनेस, गंगाग्राम, सुएज ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को मॉनिटर करना, ये सभी इसके पिलर्स के अंदर आते हैं। ये सभी जो हम क्वेश्चंस करते हैं, इसको आप दोबारा प्रैक्टिस करना चाहें तो netmook.com पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बताता हूं, उससे भी एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ मिल जाएगा डेली बेसिस पे। क्योंकि वीडियो अगर आपको लगता है कि दोबारा नहीं देख पा रहे हैं, तो कम से कम वेबसाइट पे आपका जो पूरे के पूरे 10 MCQs हैं वो जल्दी हो जाएंगे, वहां पर भी आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट, भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया, इट इज लोकेटेड एट। नाउ सिंपली मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जो वैसे आपको अपने एटलस में से करना चाहिए। कहां पर लोकेट करता है ये नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, बिहार या झारखंड। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए। BNP कहा जाता है इसे शॉर्ट में। ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है एंड इट इज लोकेटेड इन केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट। केंद्रापाड़ा कहां पर है? केंद्रापाड़ा इट इज इन उड़ीसा। बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भितरकनिका जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा अगर आप मैनग्रोव्स देखेंगे कहां मिलेंगे आपको? सुंदरबंस के अंदर, यहां पर सबसे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर कहा जाता है कि यहां पर मैनग्रोव्स आपको मिलेंगे, और मैनग्रोव्स की इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, 2 दिन पहले इसको लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। लोकेशन एक बार देख लीजिए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अनंगताल लेक को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि बताएं इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज एट्रीब्यूटेड टू अनंगपाल II ऑफ तोमर डायनेस्टी। ऐसा कहा जाता है, तोमर डायनेस्टी के जो अनंगपाल थे द्वितीय, उनके द्वारा इसे बनाया गया था। इट इज लोकेटेड इन दिल्ली, ये दिल्ली के अंदर लोकेट करती है। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उन्होंने कहा है कि अनंगताल लेक जो है इट इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर आमसर एक्ट, AMASR। अमृतसर जैसा लगता है
किसी भी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो दिस इज एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इसके अंतर्गत इसे क्या दर्जा दिया गया, नेशनल इंपॉर्टेंस, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया। और यहां पर अगर हम बात करें, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। इट इज लोकेटेड इन साउथ दिल्ली और अनंगपाल 2 को ही एट्रीब्यूट किया जाता है इस साइट के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। और क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया, लास्ट क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर है, लेकिन उससे पहले डिक्लेयर थ्रू अ गेजेट नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जिसे निकाला गया, और यहाँ पर जो नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा है वो दिया गया। पूछा गया नेशनल इंपॉर्टेंस का जब दर्जा दिया जाता है किसी भी मॉन्यूमेंट को, तो उसके पीछे क्राइटेरिया क्या होता है। तो अगर किसी भी मॉन्यूमेंट को हम नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे रहे हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया को हम कंसीडर करते हैं, आपको बताना है कि 3 क्राइटेरिया जो ऊपर दिए गए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है। वो मॉन्यूमेंट कम से कम 1000 साल पुराना होना चाहिए, हो सकता है कोई स्पेशल उसकी हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल या आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस है, उसमें कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, मे बी वो AMASR एक्ट जो 1958 है उसके कुछ प्रोविजंस जो है उसके हिसाब से क्वालिफाइड होना चाहिए। 10 सेकेंड्स, चाहे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी ले सकते हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, क्या आंसर हो सकता है। देखिए, एक क्राइटेरिया तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट जिसको आप नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देना चाहते हो, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, इंटरेस्टेड पब्लिक है, उनको किसी भी तरीके की ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देने में, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया जो यहां पर नहीं दिया गया है वो कौन सा है कि इंटरेस्टेड पब्लिक को किसी भी तरीके की ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। क्या AMSR के क्राइटेरिया को वो सपोर्ट करता हुआ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या उसकी हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं होगी तो फिर अदरवाइज उसकी इंपॉर्टेंस ही क्या रही, फिर सिग्निफिकेंस ही क्या रही। क्या वो मिनिमम 1000 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 100 साल पुराना भी चलेगा, इतना पुरानी जाने की जरूरत नहीं है कि 1000 साल पुराना ही हो, 100 साल पुराना भी हो। क्योंकि देखिए, अगर हम 1000 साल की बात करें तो कम से कम अगर 2022 से पहले जाते हैं, इवन 2000 को भी ले लीजिए, तो 1200 ईस्वी में हम पहुंच गए, ठीक है। तो कम से कम 1200 या इससे पहले का बना हो। व्हाट अबाउट द मॉन्यूमेंट्स जो कि 1300 कॉमन एरा में बने, 1400 AD में बने, 1500 AD में बने, वो भी तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहां पर जो ईयर लिखा गया है या फिर जो क्राइटेरिया दिया गया वो 1000 साल नहीं है, दैट इज 100 ईयर्स, ठीक है, नॉट लेस देन 100 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है, 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। इसका मेन काम यही है कि आपको फिजिकल टेंजिबल हेरिटेज को प्रिजर्व करना है। NMA भी हमारे पास एक है, ठीक है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ही बनाया गया था एज पर AMSR एक्ट। तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर आपको दी है सो दैट आप इसको भी पढ़कर जाएं एग्जाम के अंदर। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, आप अपने टारगेट कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज और आर इंक्लूडेड इन स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन। तो जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन है, इसमें कौन कौन से मंत्रालय शामिल है। क्या इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंक्लूड होगा, हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, ये हो सकता है, बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये भी हो सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए कौन कौन सा मंत्रालय इसमें शामिल है। जो कैंपेन है इसे रिसेंटली शुरू किया गया है, ये किसके द्वारा लेकर आया गया होगा, इसमें डेफिनेटली NDMA तो शामिल है। NDMA क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इवन इंडियन कोस्ट गार्ड ICG भी इसके अंदर शामिल है। दूसरी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी इसके अंदर शामिल है, अलोंग विद अर्थ साइंस मिनिस्ट्री एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। जल शक्ति इसमें नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ ये है किस चीज के लिए, देखिए, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन जो है ये मरीन एरिया के अंदर, ठीक है, सागर के अंदर बेसिकली पोल्यूशन को कम करने को लेकर है। इंडिया की कोस्ट लाइन आप जानते हैं काफ़ी बड़ी है, अप्रॉक्सीमेटली 7500 किलोमीटर है, इससे भी ज़्यादा है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है और पोल्यूशन जो है वो हो रहा है मैन मेड एक्टिविटीज़ के कारण। उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसी के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन को शुरू किया गया। इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है इको मित्रम, उसे भी लॉन्च किया गया है। और इसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है इसका इस्तेमाल भी बंद किया गया है। ये भी हेल्प करेगा क्योंकि काफ़ी बार देखा गया जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है वो पानी में बहा दिया जाता है ना, उसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ कमी आती हुई दिखाई देगी। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर जिसे क्लीन कोस्ट सेफ सी कैंपेन भी कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। इसका दूसरा नाम क्या है, इंग्लिश वर्जन वाला, क्लीन कोस्ट सेफ सी, ठीक है। ये जो कैंपेन है इट्स अ 75 डे सिटीजन लेड कैंपेन, जिससे कि ओशन हेल्थ को हम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के कलेक्टिव एक्शन से। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2 स्टेटमेंट को देखकर पूछ रहे हैं, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका
सही है। इंडिया की कोस्टलाइन की बात करें तो ये 7500 किलोमीटर से ज़्यादा है, हो सकता है। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है, ये भी पॉसिबल है। सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, 10 सेकेंड्स में आपको ये आंसर करना है। देखिए अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो पीछे अभी हमने देखा कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, जो तट रेखा है, वो 7500 किलोमीटर के आसपास है, इससे भी थोड़ी ज़्यादा ही मान के चलिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। और यस, अगर आप बात करेंगे यहाँ पर कोई ऐसा ओशन जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है, अगर आप दूसरे ओशन की बात करें तो और दूसरे ओशन कौन कौन से, हमारे पास पैसिफिक ओशन भी है कि क्या उसका नाम किसी कंट्री के ऊपर है, नहीं। हमारे पास आर्कटिक भी है, अटलांटिक भी है, क्या उसका नाम किसी कंट्री के ऊपर है, नहीं। लेकिन इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन जहां पर नाम किसके ऊपर पड़ा हुआ है, वहां पर किसी कंट्री के ऊपर ये नाम दिया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ ये जो हमारी कोस्टल एरिया है, यू कैन सी दैट। और अगर पूछा जाता है कि कौन से राज्य की जो कोस्टल लाइन है वो सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे तो गुजरात अलग से दिखा रखा है यहाँ पे, ये देखिएगा गुजरात में 1214 किलोमीटर। और अगर हम यूटी की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार जो है 1962 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो स्टेट का नाम पूछा जाए, यूटी का नाम पूछा जाए, जहाँ पर सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन आपको देखने को मिलेगी, यू कैन नाउ गिव द आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेकर है, पूछा गया पीएमजेडीवाई को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है इसे 2014-15 में लेकर आया गया था, अभी इसने अपने 8 साल कंप्लीट करे हैं, तभी ये न्यूज़ में थी दोबारा से कि क्या इसने कुछ सक्सेस हासिल करी भी सही या नहीं। यूनिवर्सल एक्सेस दिया जाता है क्या इसमें बैंकिंग सर्विसेज का, इस योजना के अंदर हो सकता है। क्या इसमें कोई फाइनेंशियल लिटरेसी का कंपोनेंट भी है, ये भी पॉसिबल है। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट्स विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज के अंदर दी जाती है, जिसमें 5,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट किए जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं। 14-15 के अंदर जब बीजेपी फर्स्ट टाइम जीत कर आई थी, तब मिस्टर अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उस टाइम पर प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेकर आया गया था, और इसे नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जिनके पास बैंक के खाते ही अवेलेबल नहीं थे, उनके यहाँ पर बैंक अकाउंट्स को ओपन किया जा रहा था, और यहाँ पर बाकी सभी बैंकिंग फैसिलिटीज जो अब तक बाकी सभी लोगों के पास अवेलेबल होती थी, वो यूनिवर्सल लेवल पे प्रोवाइड करी जा रही थी अलोंग विद फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, तो इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी का कंपोनेंट भी अवेलेबल है। इसके अंदर क्या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, बिल्कुल है, लेकिन ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना है, 10,000। ठीक है, तो एवरी एलिजिबल एडल्ट कैन विड्रॉ अप टू 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे 5,000 का जो अमाउंट है वो गलत दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। अदरवाइज अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर 6 पिलर्स भी आपको दिए हैं, और मैंने आपको बताया था कि netmonk.com के ऊपर जब भी आप रिवाइज करें वहां पर देख सकते हैं इन सब चीज़ों को, ताकि जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। 6 पिलर्स के अंदर इसमें आपका एक तो यूनिवर्सल एक्सेस आ जाता है, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग इसके अंदर अवेलेबल रहेगा। सेकंड, इसके अंदर बेसिक सेविंग अकाउंट आपको मिल जाता है, जिसमें ओडी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है 10,000 तक। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कंपोनेंट इसमें है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। सिर्फ अकाउंट खोल देना काफी नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी देना काफी जरूरी है, और फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर आपके लेक्चर्स जो है लबासना के अंदर भी होने वाले हैं। क्रेडिट गारंटी फंड जो है वो भी इसके अंदर क्रिएट करने की बात करी गई थी, साथ ही साथ इंश्योरेंस एक्सीडेंट कवर इसके अंदर देने की बात करी गई थी, 1 लाख तक लाइफ कवर दिया जाएगा, एक्सीडेंट कवर इसके अंदर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं इंश्योरेंस का जो कंपोनेंट है वो लिख देता हूँ। एंड फाइनली अनऑर्गेनाइज पर्पस के लिए पेंशन स्कीम का कंपोनेंट भी इसके अंदर रहने वाला है, तभी इसे यूनिवर्सल स्कीम कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। रुपए कार्ड्स भी दिए जाएंगे, जीरो बैलेंस अकाउंट इसके अंदर खोले जाने वाले हैं, टोटल बैलेंस जो है वो बताया गया कि अकाउंट के अंदर कितना आ चुका है। ये डेटा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कम से कम ये जरूर आपके पास होना चाहिए कि कितने जीरो बैलेंस अकाउंट खुल चुके हैं, एक मोटा मोटा डाटा आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और रुपे कार्ड्स इशू किए जा चुके हैं, रूरल अकाउंट्स पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो बैंक मित्राज हैं वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जहां पर बैंक की ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर जगह पर ब्रांच खोलना फाइनेंशियली वायबल नहीं होता है, तो वहां पर बैंक मित्रास का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट को देकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अग्निपथ जो है इट इज पैन इंडिया मैरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर एनरोलिंग सोल्जर। तो क्या ये पैन इंडिया स्कीम है, क्या ये मेरिट बेस्ड स्कीम है सोल्जर्स को एनरोल करने के लिए, हो सकता है। ऑल दोज रिक्रूटेड अंडर अग्निपथ स्कीम उनको अग्निवीर कहा जाएगा, ये भी पॉसिबल है। आफ्टर 4 ईयर्स सिर्फ 25% अग्निवीर जो है उनको रिटेन किया जाएगा आपके काडर के अंदर।
10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। रिसेंटली न्यूज थी कि नेपाल ने सस्पेंड किया है नेपाली यूथ का रिक्रूटमेंट अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट के अंदर इनको भी डेप्यूट किया जाता था, लेकिन अभी क्योंकि हमने अपनी स्कीम के अंदर चेंज किया, हमने जो आर्मी के अंदर एनरोलमेंट होता है, लिस्टिंग होती है, उस पूरे प्रोसेस को चेंज किया है। इसी वजह से नेपाल की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है। अग्निपथ स्कीम के बारे में तो हम काफ़ी टाइम से पढ़ ही रहे हैं। क्या ये पैन इंडिया स्कीम है? बिल्कुल ठीक है। मेरिट बेस्ड स्कीम है? बिल्कुल ठीक है। इनको अग्निवीर कहा जाएगा, ये भी ठीक है। 25% जो अग्निवीर है उनको सर्विस में रखा जाएगा। 75% के लिए क्या प्रावधान है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये क्वेश्चन हमने काफ़ी पहले पढ़ा हुआ है जब अग्निवीर स्कीम को लेकर आया गया था। फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। सोचिए बाकी 75% के साथ क्या किया जाएगा। इसमें एज ब्रैकेट जो है 17.5 to 21 है। ये पूरा 3.5 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ सर्विसेज 4 ईयर्स की रहने वाली है, जिसमें ट्रेनिंग पीरियड भी रहेगा। पोस्ट रिलीज सेवानिधि पैकेज जो है वो यहाँ पर 11 से 12 लाख रुपए का रहने वाला है। बेसिकली जिनको एनलिस्ट नहीं किया जाएगा तो उनको एक सेवा पैकेज यहाँ पर देने का प्रावधान रखा गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि ऑरेंज एरिया को लेकर है। पूछा गया ये कौन सा एरिया होता है जहां पर ऑरेंजेस को प्रोड्यूस किया जाता है? कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्टेड एरिया होता है, फार्मिंग एरिया को ऑरेंज एरिया कहा जा सकता है, या फिर ऐसा एरिया जहां पर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑब्जेक्ट किया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ लैंड है जो फॉरेस्ट लैंड है, उसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो नहीं देना चाह रहे हैं। तो बेसिकली एक तरफ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, और दूसरी तरफ आपकी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो बेसिकली ऑरेंज एरिया इज द रिजल्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉग जैम। 1951 के अंदर आज़ादी के बाद जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन जमींदारी सिस्टम खत्म होने के बावजूद भी कुछ एरिया ऐसा था जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लगता है कि वो उनके अंडर में आता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगता है कि वो उनके अंडर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑरेंज एरिया इसे कहा जाता है क्योंकि इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्लिक्टेड एरिया, क्योंकि अलग अलग दो डिपार्टमेंट्स जो है वो इसके ऊपर अपना डोमिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉग जैम भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेट 50 कूपन कोड जो है आप यूज कर सकते हैं वेरियस सीरीज के लिए। 2023-2024 के डे वाइज प्रिपरेशन कोर्सेज आर अवेलेबल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बात करें, द फ्रीडम टू डिफाइन लैंड विच हैज नॉट बीन ऑलरेडी क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट बाय द सेंटर और स्टेट रिकॉर्ड हैज बीन द प्रेरोगेटिव ऑफ द। फ्रीडम किसके पास होती है? जिस लैंड को डिफाइन नहीं किया गया है किसी भी तरीके से फॉरेस्ट के तौर पर, चाहे हम स्टेट की बात करें या सेंटर की बात करें, तो ये प्रेरोगेटिव, ये किसके पास डिसीजन आएगा कि उस लैंड को किस तरीके से डिफाइन करना है। क्या ये पावर सेंटर के पास होगी, क्या स्टेट के पास होगी, जुडिशरी के पास होगी, या नन ऑफ द अबव? आपको बताना है कि किसी भी लैंड को जिसे अभी तक फॉरेस्ट के तौर पर क्लासीफाई नहीं किया गया है, किसके पास फ्रीडम रहती है कि उसको इस तौर पर क्लासीफाई किया जा सके। चलिए देखिए, ना ही सेंटर को इसके बारे में आइडिया था, ना ही स्टेट को इसके बारे में आइडिया था। केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1996 के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर गोदवर्मन जजमेंट जो है इसको यहां पर डिलीवर किया। 1996 के अंदर जब ये जजमेंट आती है तो जजमेंट अलाउ करता है स्टेट्स को कि वो अपना एक क्राइटेरिया बनाए जिसके हिसाब से जो लैंड एरिया है उसे फॉरेस्ट के तौर पर डीमार्केट किया जा सके। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज का भी इसमें यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बात कर रहा है, फॉरेस्ट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट? क्या फॉरेस्ट सेंटर के अंतर्गत आता है, स्टेट के अंतर्गत आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, या रिजर्व लिस्ट में आता है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि फॉरेस्ट और ये जो ऑरेंज एरिया था ये न्यूज में था, तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है इस एरिया से भी। बताइए व्हाट कुड बी द आंसर। चलिए, फॉरेस्ट जो है ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, मींस सेंटर स्टेट दोनों का रोल इसके अंदर रहेगा। एंड ये जो लिस्ट आपकी 7 शेड्यूल के अंदर दी गई है ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एरियाज होते हैं जो सेंटर के अंतर्गत आते हैं, कुछ स्टेट, और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जैसे कि फॉरेस्ट जिसके ऊपर सेंटर स्टेट दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। राइट, तो करेक्ट आंसर विल बी सी ओनली।
यहाँ पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो जो एरियाज है, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसमें सेंटर स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं, उसमें एजुकेशन आता है, फॉरेस्ट आता है, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सभी एरियाज आते हैं। ऐसे एरियाज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसे सेंटर अपने पास रखता है, लाइक डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, लोकल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जैसे पुलिसिंग हो गया, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, ट्रेड, ये सब एरिया स्टेट के पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आश्वासन कैंपेन को लेकर है। इसे कहा गया है कि किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इसको लेकर आया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए कौन सा मंत्रालय इसे लेकर आया होगा। चलिए देखिए, अगर आपने इसका आंसर दिया है ए तो आप अपने आप को 1 मार्क दीजिएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है सी तो भी अपने आप को 1 मार्क दीजिएगा। लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में आंसर दिया कि सर ए एंड सी दोनों होगा, इन दैट केस 1 + 1 1 मार्क एक्स्ट्रा फॉर द बोनस, ये चीज रिकॉग्नाइज करने के लिए वो आपको मिलेगा। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर डोर टू डोर जाकर ट्यूबरोक्लोसिस के जो केसेस होते हैं उनको स्क्रीन करना शुरू किया है। मोर देन 68,000 विलेजेस जो है वो इस आश्वासन कैंपेन के अंदर कवर किए जा रहे हैं ताकि टीबी जो ट्यूबरोक्लोसिस है उसके प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ऑल्सो करेक्ट, सी इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन अगर आपने ए एंड सी को पहचान लिया था कि ये दोनों ही करेक्ट है तो गिव योर सेल्फ 1 एक्स्ट्रा मार्क। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू, यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस दिए हैं। वैसे आपको टीबी को लेकर बेसिक डेटा जो है वो दिया हुआ है ताकि आप इसे एग्जाम में लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जो कि प्रोजेक्ट संपूर्ण को लेकर है। पूछा गया प्रोजेक्ट संपूर्ण को लेकर बताएं कौन सा कथन आपका सही है। ये एक स्कीम है जो कि मेल न्यूट्रिशन को टारगेट करती है। मदर ऑफ ए हेल्दी चाइल्ड ऑफ एन आंगनवाड़ी सेंटर को इसके अंदर एक टारगेट मदर के साथ पेयर किया जाता है। मदर्स आर एनरोल्ड इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसमें मदर्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर एनरोल किया जाता है। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा सराहा था। इसके अंदर जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं उसको काफ़ी ज़्यादा सराहा था, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसके बारे में बात करी गई है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली संपूर्ण प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जा रहा है, मेल न्यूट्रिशन, खासतौर पे जो एक्यूट सीवियर मेल न्यूट्रिशन है उसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। और इसमें बिल्कुल ठीक है, मदर की जो पेयरिंग है वो भी करी जा रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में एनरोलमेंट भी कराया जा रहा है। तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। इसके अंदर ये भी देखा जा रहा है कि संपूर्ण स्कीम के बाद भी अगर बच्चों को जो हेल्प करी जा रही है उसके बाद भी अगर वो कुछ इंप्रूवमेंट शो नहीं करते हैं, ठीक है, इफ दे डू नॉट शो एनी इंप्रूवमेंट दे विल बी चेक्ड एंड ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उनको यहां पर ट्रीट किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। करेक्ट आंसर विल बी सी। और इस तरीके के प्रोग्राम की जरूरत क्यों, क्योंकि अगर आप अंडरवेट किड्स हमारे यहां पर देखेंगे, ठीक है, साथ ही साथ आप स्टंटिंग, ठीक है, वेस्टिंग के केसेस देखेंगे तो नंबर वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। एनीमिया के केसेस भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तभी इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़रूरी हैं ताकि मेल न्यूट्रिशन को ख़त्म किया जा सके। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है फुल कोर्ट मीटिंग को लेकर पूछ रहा है, बताएं फुल कोर्ट मीटिंग को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुलाते हैं, हो सकता है ये एक पर्टिकुलर कैलेंडर को फॉलो करती है, मे बी। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। अभी रिसेंटली एक फुल कोर्ट मीटिंग जो है इसे कन्वीन किया गया था। अब वो किसके डिस्क्रिप्शन पे था वो आपको सोचना है, क्या चीफ जस्टिस थे या प्रेसिडेंट थे, क्या ये किसी कैलेंडर को फॉलो करता है ये भी आपको बताना है। देखिए अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सभी जजेस जो हैं उन्होंने शिरकत करी थी, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर कैलेंडर को फॉलो नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे और विनर ऑफ द डे भी आज हमारे पास हैं, तो उनका नाम भी यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। तो रिवीजन के अंदर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मेंशन करने की कमेंट सेक्शन के अंदर जो मैं आपसे पूछता हूँ, या अदरवाइज भी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन के बारे में देखा था हमने, जल्दी से बताएं यहाँ पर कौन कौन से मंत्रालय इसके अंदर शामिल है। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस शामिल है, बिल्कुल। एनडीए में भी शामिल है, एंड एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भी इसके अंदर अवेलेबल है। 7500 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है। इको मित्रम ऐप जो है उसको यहाँ पर लेकर आया गया, वो भी हमने देखा था। ओशन हेल्थ को लेकर भी बात यहाँ पर करी गई थी, ठीक है। इंडियन ओशन अपने आप में अकेला ओशन है जिसके नाम पर ही
ओशन का नाम जो है वो रखा गया है। हमने यहाँ पे 7500 किलोमीटर का एरिया भी देखा था, गुजरात एंड देन अंडमान निकोबार के बारे में भी जाना था, जहां पर कोस्ट लाइन आपको सबसे बड़ी दिखाई देती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में जल्दी से बताएं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है वो कितने रुपए की दी गई है। इसमें वेरियस बैंकिंग सर्विसेज जो है फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन के साथ प्रोवाइड करी जाती है। इसके वेरियस पिलर्स जो थे वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन के अंदर अग्निपथ अग्निवीर स्कीम के बारे में देखा था। तो अग्निवीर जो है वो यहाँ पर 3.5 ईयर्स के लिए 4 ईयर्स के लिए लेकर आए जाते हैं और इसमें 75% लोगों के साथ क्या होता है वो आपको बताना है। पैन इंडिया स्कीम है, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट स्कीम है, ये भी हमने डिस्कस किया था। इससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ऑरेंज एरिया देखा था जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्फ्लिक्टेड एरिया कहलाता है। फिर यहां से आगे बढ़कर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में जाना था, जो कि बात कर रहा था फ्रीडम ऑफ और फ्रीडम टू डिफाइन द लैंड, जो कि फॉरेस्ट एरिया के तौर पर डिफाइन करनी है। उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, कौन सी थी? गोदवर्मन जजमेंट 1996 के अंदर आते हैं, जिसमें कहा गया कि ये चीज स्टेट्स के द्वारा करी जा सकती है। नेक्स्ट हमने फॉरेस्ट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, इसके बारे में जाना था। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। हमने कॉन्करेंट स्टेट और सेंटर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज आते हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस किया था। आश्वासन कैंपेन जो है वो टीबी ट्यूबरक्लोसिस से लेकर हेल्थ और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री दोनों मिलकर इसे चला रहे हैं, ये भी देखा था। देन प्रोजेक्ट संपूर्ण, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर ने भी अप्रिशिएट किया, इसके बारे में डिस्कशन किया था। ये मेल न्यूट्रिशन को टारगेट करता है और इसमें जो मदर्स होती है उनकी पेयरिंग करी जाती है, वो भी हमने देखा था। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था फुल कोर्ट मीटिंग, जो कि सीजीआई के द्वारा बुलाई जाती है और इसका कोई भी पर्टिकुलर कैलेंडर नहीं होता है। लास्ट टाइम का जो करेक्ट आंसर दिया है सूर्य प्रकाश सिंह ने दिया है नेटमुक prep@gmail.com पे मेल करके बता दीजिएगा सूर्य अपनी ईमेल आईडी को लेकर, सो दैट आपको फ्री कोर्स के अंदर एनरोल किया जा सके। आज का प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो है विच रीजन हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, कौन से रीजन की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है भारत के अंदर, राइट। हिंट मैं इसमें दे देता हूं और हिंट है ना, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा और अभी अपने मार्क्स जो है जल्दी से लिख दीजिए किस किसने कितना कितना स्कोर किया, ताकि पता चल सके कि टॉप पोजीशन पे कौन है। अगर 6 या 6 से ज्यादा स्कोर किया ऑफकोर्स यू आर इन द सेफ जोन, अदरवाइज आपको मेहनत करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे ऊपर की कैटेगरी में आने के लिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल बटन को प्रेस करेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि पूछ रहा है झारखंड डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और स्टेट्स। झारखंड किस दूसरे राज्य के साथ अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करता है, साझा नहीं करता है। तो सबसे पहले तो एग्जाम में जब भी नॉट वाला क्वेश्चन आए, इनकरेक्ट पूछा जाए, उसे सर्कल में जरूर डालें ताकि आपको वो चीज याद रहे। अदरवाइज क्या होता है, हमें लगेगा कि झारखंड किससे अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं और हमारा आंसर जो है वहां पर गलत तरीके से हम ABCD मार्क करेंगे और फिर आंसर गलत हो जाएगा। क्या मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर टच नहीं करता है? क्या बिहार के साथ नहीं करता है? क्या यूपी के साथ नहीं करता है? सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। चाहे तो इसमें ज्यादा टाइम ले सकते हैं क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। तो यू टेक योर टाइम, ट्राई टू विजुअलाइज इट। और अगर ऑलरेडी कहने के बावजूद भी अभी अपने रूम्स में आपने मैप्स नहीं लगाए तो लगा दीजिएगा, प्रेफरेबली डोर के ऊपर, ताकि रोज आते जाते कम से कम 5 मिनट तो आप उसको देख पाएं। नाउ झारखंड किसके साथ अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करता है? चलिए एक बार झारखंड के मैप के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो नॉर्थ में आपको बिहार से बाउंड्री टच होती हुई दिखाई देगी। क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेट जो है वेस्ट बंगाल है। आगे जो बॉर्डर टच होता है वो होता है उड़ीसा से एंड फाइनली छत्तीसगढ़ एंड यूपी से यहाँ पर बॉर्डर टच हो रहा है। क्वेश्चन पूछने के तरीके यूपीएससी के पास क्या होते हैं, एक तो ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, कितने स्टेट्स ऐसे हैं जिससे इसका बॉर्डर टच होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आप आंसर कर सकते हैं। फिर ये पूछा जा सकता है कि किस किस स्टेट से बॉर्डर टच होता है, या फिर तीसरा तरीका होता है कि किस स्टेट से बॉर्डर टच नहीं होता है। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर हम झारखंड से यूपी जाएं तो बीच में कितने स्टेट्स आएंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन मल्टीपल बन सकते हैं। अभी आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। बिहार और यूपी से हमने देखा कि बॉर्डर टच हो रहा था, और अगर आप नोट को कंसीडर नहीं करते तो हो सकता है आप सी मार्क करके आगे बढ़ जाते, जो एक इनकरेक्ट आंसर होता, क्योंकि यहां पर पूछा है कि किससे बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए ओनली। यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी मैप करें तो कोशिश करें विजुअलाइज करने की और अज्यूम करने की कहां कहां से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, राइट। क्योंकि जितने क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे जो आपको लगता है कि यूपीएससी पूछ सकते हैं, जब आप मैप या अपने एटलस को देख रहे हैं, उतना ज्यादा मैप आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। सिर्फ देखेंगे तो भूल जाएंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन हाँ, जब इसे काउंट करेंगे कि हाँ 5 स्टेट से बॉर्डर टच होता है, फिर उसे आइज क्लोज करके 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद मे बी नेक्स्ट डे विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ में कौन था, बिहार था, ईस्ट में वेस्ट बंगाल था, साउथ में उड़ीसा था, देन छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश था। तो इस तरीके से चीजें आपको याद रहेंगी, या फिर कोई निमोनिक भी यहाँ पर बना सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू
नेक्स्ट टॉपिक जो कि पूछ रहा है सेकेंड क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग स्टेट और स्टेट्स जॉइन द कावेरी रिवर बेसिन। तो कावेरी रिवर बेसिन कौन कौन से राज्य से होती हुई जाती है? क्या महाराष्ट्र से जाती है, तेलंगाना से जाती है, कर्नाटका से जाती है? सोचिए, कावेरी रिवर बेसिन पूछा है, कावेरी रिवर नहीं पूछा है, बेसिन का एक्सपेंशन ज्यादा होता है। सोचिए इसके बारे में क्या करेक्ट आंसर होगा। फिर एक बार इसे मैप के ऊपर भी देख लेंगे। वैसे तीनों राज्य पास पास में ही है, अगर एक स्टेट से जाएगी तो हो सकता है, चांसेस आर वेरी लाइकली कि दूसरे स्टेट को भी टच करे। अगर यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह मेघालय होता तो हम उसे आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका पास में ही है, देख लेते हैं एक बार यहाँ पर जो इसके बेसिन एरिया है। तो यहाँ पर आपको जो कावेरी है इसका बेसिन एरिया दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो आपके महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका रीजन है उनको कवर किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तीनों ही आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों राज्यों में कावेरी रिवर का जो बेसिन एरिया है वो एक्सपेंड करता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज द बार्की डैम लोकेटेड। तो बार्की डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर लोकेट करता है? क्या ये गैंजेस रिवर, गंगा रिवर के ऊपर है, यमुना के ऊपर है, नर्मदा के ऊपर है, या फिर कृष्णा रिवर के ऊपर है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। मैप के ऊपर भी देखेंगे ये किस तरीके से दिखता है। सो कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिएगा। यस, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज ऑन नर्मदा रिवर। ठीक है, बेसिकली स्टैटिक मैप प्लस जो लास्ट 1 ईयर में करंट अफेयर्स में लोकेशंस न्यूज में थी वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसे, मैप के ऊपर भी नर्मदा रिवर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, एंड दिस इज द बार्की एज यू कैन सी। ठीक है, तो नर्मदा के ऊपर है, और इसमें जो दूसरे आपके डैम्स बने हुए हैं वो भी नाम यहाँ पर दिए, जैसे सरदार सरोवर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नर्मदा सागर भी दिख रहा है, ओमकारेश्वर भी दिख रहा है, और महेश्वर भी दिख रहा है। ठीक है, तो वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना हो तो ये भी पूछा जा सकता है कि 4 नाम देकर इन डैम्स को ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं या वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं। इस तरीके से भी क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है इफ दे वांट टू मेक अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर कंपैरेटिवली मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनाना है तो फिर लोकेशन पूछी जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि बात कर रहे हैं, इन विच स्टेट इज चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो कौन से राज्य के अंदर चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट करती है? उड़ीसा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, केरला या उत्तराखंड? 10 सेकेंड्स में आपके शुरू कर देता हूं, सोचिए क्या आंसर होगा। फिर एक बार मैप के ऊपर इसे देखेंगे। जब भी हम लोकेशन देखेंगे मैप के ऊपर, उसके आसपास की चीजें भी हम जरूर नोट डाउन करेंगे, सो दैट अगर क्वेश्चन वहां से रिलेट करता आता है, क्योंकि नोट नेसेसरी कि यूपीएससी यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दे, लेकिन हाँ अगर चिनार से मिलता जुलता कोई और क्वेश्चन भी बनता है तो वो आप आंसर आसानी से कर पाए इस क्वेश्चन के बाद, तभी मैप को देखना काफी जरूरी है। यहां पर देखते हैं एक बार। सो यू कैन सी ना यहाँ पे चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इन द केरला रीजन। ये कहां पर है? आपका वेस्ट कोस्ट पे है। ठीक है, जहां पर पोर्टुगीज आए थे, जहां पे वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। केरला इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है, मृगवानी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो मृगवानी नेशनल पार्क है वो कौन से राज्य के अंदर लोकेट करता है? क्या ये तेलंगाना में है, आसाम में है, बिहार में है, या राजस्थान के अंदर है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। कहां पर लोकेट करता हो सकता है? चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए ये यहाँ पर मैप के अंदर भी, सो दिस इज द लोकेशन। यहाँ पर महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क भी मिल जाएगा, कासू रेड्डी नेशनल पार्क भी मिल जाएगा, कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, एंड मृगवानी नेशनल पार्क भी यहीं पे ही लोकेट करता है। देखिए याद करने का तरीका कुछ ना कुछ आप इसे फनी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मृग क्या होता है? मृग हिरन होता है, ठीक है, डियर। और तेलंगाना आप ये एज्यूम कर सकते हैं या फिर ये विजुलाइज कर सकते हैं कि एक मृग जो है, एक हिरन जो है, एक डियर जो है, वो गाना गाते हुए जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा? एग्जाम में आपको ये इमेज ध्यान में आएगी कि एक हिरन गाना गाते हुए जा रहा है। इससे क्या होगा? इसको आप इससे इस एक विजुअल से, इस एक इमेज से, इस एक एनिमेशन से जो आपके दिमाग में चलेगा, आपको याद आ जाएगा कि मृगवानी नेशनल पार्क मैंने पढ़ा था, चाहे 1 साल पहले पढ़ा हो या 10 साल पहले पढ़ा हो, आपको याद आ जाएगी ये चीज कि ये कहां पर है? गाना में, मतलब तेलंगाना के अंदर। तो इस तरीके से आप चीजें याद करेंगे तो काफी लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी, बार बार आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज सिर्फ आपने पढ़ा मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में है,
बिलीव मी, 1 महीने के बाद ये चीज़ आपको याद भी नहीं रहेगी और हो सकता है इवन 1 हफ्ते के बाद या 4 दिन के बाद भी आप इसे भूल जाए। यही प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग जब एग्जाम में जाते हैं तो पढ़ी हुई चीज़ें उनके सामने आती हैं, एमसीक्यूज उनके सामने आते हैं, लेकिन वो उनका आंसर नहीं कर पाते। उनको या तो लगता है कि ये पढ़ा था मुझे याद नहीं है, या उनको लगता है कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन होता क्या है कि हम उस चीज़ को पढ़ते तो हैं लेकिन उसे मेमोराइज नहीं कर पाते, उसे रिटेन नहीं कर पाते, वो हमारे माइंड से गुजर जाती है चीज़। तभी इस तरीके की चीज़ें बनाना जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइम पहले तो विजुलाइज करिए, एक मृग, एक डियर जो है, एक हिरन जो है वो गाना गाते हुए जा रहा है। इस चीज़ को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब ये विजुलाइजेशन आप क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में, तो फिर आप इस चीज़ का आंसर कभी भी नहीं भूलेंगे। राइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले जो 2023 की सीरीज है दैट इज अवेलेबल, आप उसको exam.netmock.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज भी अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो इसमें शेड्यूल जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि डे वाइज शेड्यूल बनाना काफी जरूरी है। आपके पास डेली, वीकली और मंथली ये शेड्यूल जरूर होने चाहिए, ठीक है, सो दैट पूरे साल की तैयारी आपकी आसानी से हो जाए। ठीक है, अगर डेली, वीकली, मंथली आपके टारगेट सेट हो रहे हैं, शेड्यूल के बेसिस पे आप तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे साल में आपकी जो सिलेबस है वो लार्जली कवर हो जाएगा, एंड देन चांसेस ऑफ क्रैकिंग द एग्जामिनेशन वो भी आपके बढ़ने वाले हैं। राइट, इसको आप ऐसे exam.netmock.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरी सीरीज भी अवेलेबल है, वैसे काफ़ी सारी सीरीज मैंने एमसीक्यूज में बनाई है, तो कोशिश करें एमसीक्यूज के तरीके से तैयारी करने की भी। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। इन विच स्टेट इज द कार्डमम हिल्स लोकेटेड? कौन से राज्य के अंदर कार्डमम हिल्स लोकेट करती है? क्या ये केरला में है, आसाम में है, तमिलनाडु में है, या कर्नाटका में? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए कहां पर ये लोकेट करती होगी कार्डमम हिल्स। चलिए देखिए, कार्डमम क्या होता है। इलायची को कार्डमम कहते हैं, राइट। तो कार्डमम का हिंदी वर्जन, या हिंदी में कार्डमम को क्या कहेंगे, इलायची। अब कार्डमम हिल्स इसे नाम इसी वजह से दिया गया है क्योंकि ये ऊंचाई पे है काफी, और यहाँ पर कार्डमम जो स्पाइस है, इलायची को एक स्पाइस माना जाता है, एक मसाला माना जाता है, उसको यहाँ पर उगाया जाता है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री के तरीके से, क्योंकि देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी हर चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर वैसे बात तो हम ज्योग्राफी की कर रहे हैं, लेकिन इससे हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं। इसे कैसे? हिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था कि बाकी सभी कंट्रीज, चाहे हम पोर्टुगीज की बात करें, हम ब्रिटिश की बात करें, दानिश डेन्स की बात करें, राइट, फ्रेंच लोगों की बात करें, ये सभी लोग भारत में क्यों आना चाहते थे? दे वर क्वाइट, यू कैन से, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्पाइस ट्रेड। जो हमारे यहाँ पे मसाले मिला करते थे, उसको यूरोपियन मार्केट्स के अंदर 10 गुना दामों में बेचा जाता था। तभी काफी सारे अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने और फ्रेंच लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्टली इंडिया में जाएं और वहां से इन चीजों को परचेज करें। तो स्पाइसेस जो इंडिया के काफी फेमस थे, उसको देखते हुए ये यहाँ पर आए थे। और देखिएगा, सबसे पहले आए भी कहां पर थे? केरला के अंदर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पाइस काफी फेमस था। कार्डमम हिल्स के अंदर आज भी जो कार्डमम है, इलायची है, इसको ग्रो किया जाता है, तभी जो नाम है कार्डमम दिया गया है यहाँ पर। वैसे अगर आप देखेंगे, एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया कि हिस्ट्री से कनेक्ट करके, अब मैंने आपको इसके पीछे की पूरी स्टोरी बता दी, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कार्डमम से। अदरवाइज भी आप देखेंगे, पीछे हमने चिन्नार देखा, कार्डमम देखा, दोनों का नाम सी से शुरू हो रहा है, तो दोनों का नाम जो सी से शुरू हो रहा है वो केरला के अंदर है। इस तरीके से भी आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। तो स्टोरी से आपको ध्यान हो तो स्टोरी से कर लीजिए, निमोनिक से आपको ये चीजें याद होती है तो उस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि केरला के अंदर इलायची वाली चाय जो है वो काफी अच्छी मिलती है, तो उस तरीके से भी ये चीज आपको याद हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो बात कर रहे हैं इन विच स्टेट आर द वेलिकोंडा माउंटेन रेंजेस लोकेटेड? तो कौन से राज्य के अंदर वेलिकोंडा माउंटेन रेंजेस जो हैं वो लोकेट करते हैं? क्या ये कर्नाटका में है, आसाम में है, केरला में है, या आंध्र प्रदेश के अंदर है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। यहां पर क्या आंसर हो सकता है? वेलिकोंडा माउंटेन रेंजेस। चलिए देखिए, वेलिकोंडा रेंज जो है, इसे वेलिकोंडा हिल भी कहा जाता है। ये काफी लो माउंटेन रेंज है, दूसरे माउंटेन्स की तरीके से इसकी ऊंचाई कोई ज्यादा नहीं है, तो इसे लो माउंटेन रेंज माना जाता है कंपेयर टू अदर्स, बिकॉज हाइट उतनी ज्यादा नहीं है। ये कहां पर है? ये ईस्टर्न घाट के अंदर है। ठीक है, और ईस्टर्न घाट की बात करें तो कर्नाटका में तो होगी नहीं। ठीक है, आसाम भी यहां पर एलिमिनेट हो जाता है, राइट। लार्जली केरला भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। हालांकि केरला वाला एरिया एक ऐसा एरिया जहां पे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट दोनों आपस में मिलते हैं। खैर, वो तमिलनाडु में भी आता है वैसे तो। आंध्र प्रदेश के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि ईस्टर्न घाट की जब बात करिए तो वहां पर आंध्र प्रदेश आपका फॉल करता है। वेलिकोंडा रेंजेस जो है ये साउथ ईस्टर्न आंध्रा के अंदर लोकेट करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे वेलिकोंडा दिख रहा है आपको, आपको पालकोंडा यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कोंडा को आप एसोसिएट कर सकते हैं
कि कोंडा के नाम से जो रेंजेस हैं वो कहां पर है, आंध्रा के अंदर या आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेट करती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इन विच स्टेट इज शेवरॉय हिल्स लोकेटेड? शेवरॉय हिल्स कहां पर लोकेट करती हैं? क्या ये कर्नाटका में है, उत्तराखंड में है, आंध्रा में है या तमिलनाडु में है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए शेवरॉय हिल्स को लेकर ये कहां पर लोकेट करती होंगी? शेवरॉय हिल्स, चलिए देखिए शेवरॉय हिल्स जो हैं दे आर लोकेटेड इन तमिलनाडु, लेकिन इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री भी समझ लेते हैं। यहां पर बात करें तो ये जो हिल है, इसको जो ये नाम दिया हुआ है शेवरॉय, ये इसका एक तरीके का अंग्रेजी वाला नाम होता है। जैसे कहते हैं ना कि एक हिंदी वर्जन होता है नाम का और एक इंग्लिश वर्जन होता है, तो इसका जो ओरिजिनल नाम है वो माना जाता है कि तमिलनाडु के अंदर एक तमिल में एक नाम था, एक डीटी का, एक वहां पर गॉडेस जो है उनका नाम हुआ करता था, जिनका नाम था सर्वरयन। यहां पे लिख देता हूं एक बार, आई होप मेरी स्पेलिंग यहां पर सही है, सर्वरयन। ये वहां पर तमिलनाडु में एक लोकल डीटी का नाम हुआ करता था। इसी नाम से ही जो शेवरॉय नाम है वो आप कह सकते हैं इंग्लिश वर्जन है नाम का, वो यहां पर दिया गया। ये कहां पर लोकेट करती है? ये काफी आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा हाइट का माउंटेन रेंज है जो कि सेलम सिटी के अंदर है, और जो सदर्न इंडिया तमिलनाडु के अंदर लोकेट करते हैं। ये जो है आपका एक मेजर हिल स्टेशन के तौर पर भी ये लोकेशन देखी जाती है। करेक्ट आंसर विल बी डी ओनली, डी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो शेवरॉय हिल्स याद रखिएगा, यहां पर लोकेशन भी आप देख सकते हैं। ऊपर वेल्लोर को भी मत भूलिएगा, ये ईस्टर्न घाट आपका आ रहा है यहां से, और ये वेस्टर्न घाट आपका आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर और रिवर्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी? आई होप आपको ट्रिब्यूटरी का मतलब पता होगा। जो रिवर्स मेन रिवर के अंदर अपने पानी को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वो तो हो जाती है ट्रिब्यूटरी, और जब एक मेन रिवर से अलग अलग रिवर्स निकलती है वो कहलाती हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है आप चीजों को बांट रहे हैं, तो जब एक रिवर अपने पानी को अलग अलग डायरेक्शन में बांट रही होती है अलग अलग छोटे छोटे रिवर्स के अंदर, तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ट्रिब्यूटरीज किसी को ट्रिब्यूट पे करना, तो यहाँ पर जब पानी को कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है मेन रिवर के अंदर उसे कहा जाता है ट्रिब्यूटरी। 3 नाम है, मानस आपके सामने है, सुबनसिरी आपके सामने है, धनसिरी आपके सामने है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र? सोचिए क्या आंसर हो सकता है। ओके, तो यहां पर भी एक ट्रिक बताऊंगा, उससे ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको याद हो जाएंगी। वैसे यहां पर अगर हम देखें तो मानस, सुबनसिरी एंड धनसिरी, ये तीनों नाम आपको यहां पर मिल जाएंगे, विच इज करेक्ट ऑल्सो। तो तीनों ही ट्रिब्यूटरीज हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बट अभी चैलेंज हमारे सामने ये है कि क्या हम सारी रिवर्स के नाम जो है वो याद रख सकते हैं। देखिए इसमें कुछ ट्रिब्यूटरीज जो है वो याद करने का तरीका क्या है, यहां पे आप लिख सकते हैं मानस, डीडीएलजे, देखने को गया। ठीक है, तो इसमें आपको ट्रिब्यूटरीज के नाम जो याद हो जाएंगे। मानस अपने आप में एक ट्रिब्यूटरी है, इसके अलावा डी से क्या हो जाएगा? धनसिरी, फिर डी से क्या हो जाएगा? देबांग, एल से क्या हो जाएगा? लोहित, जे से क्या हो जाएगा? जिया भराली। ठीक है, देख से क्या हो जाएगा? देख से एक मिलता जुलता नाम है, दिखाओ, को गया में को यहां पे लीजिएगा, और जो को है इससे क्या नाम बनेगा? सोचिए कौन सी रिवर हो सकती है? कोपिली। ठीक है, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम आपको इस तरीके से याद कर सकते हैं। मानस अपने आप में एक रिवर है, एक नाम भी है, तो मानस डीडीएल से देखने को गया। तो इस तरीके से आपको कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम जो है वो याद हो जाएंगे, सो दैट एग्जाम में आप आंसर आसानी से दे पाए। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट? इसमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो कि पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है? क्या राजस्थान की बात करी जा सकती है इसके लिए? तेलंगाना, आंध्रा, गोवा। काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चन आज जो है हमने किए हैं, लेकिन ग्रेजुअली जो मैप बेस्ड एमसीक्यूज हैं इसका लेवल जो है वो बढ़ाएंगे, सो दैट आपको यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल एक चैलेंज के तरीके से लगे जब हम मैप बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बट यहाँ पर भी लेट्स सी कितने लोग स्कोर हाईएस्ट कर पाते हैं। सो यहाँ पे एक बार मैप के ऊपर देखिएगा, वैसे तो इजी क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तेलंगाना इज लैंडलॉक्ड, गोवा तो वैसे ही नहीं हो सकता है, आंध्रा भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप यहाँ पे राजस्थान देखोगे, सो राजस्थान इज ऑल्सो लैंडलॉक्ड। हालांकि लैंड उस साइड हमारी नहीं है, उस साइड पाकिस्तान की लैंड है, लेकिन कहीं पे ये तो नहीं लिखा था कि लैंडलॉक्ड होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ही होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया होता तो आंसर सिर्फ तेलंगाना होता। तो अगर आपने राजस्थान भी आंसर दिया है तो 1 मार्क, आंध्र प्रदेश के केस में कोई मार्क नहीं मिलेगा, गोवा में भी नहीं मिलेगा, तेलंगाना में 1 मार्क।
लेकिन अगर आप ए प्लस बी आंसर कर पाए, अगर आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिए दोनों ही आंसर है, तो 1 मार्क एक्स्ट्रा फॉर यू फॉर बोनस, वो जरूर ऐड कर लीजिएगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मार्क्स होते हैं जो कि एवरी स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू स्कोर। अगर आपको स्कोर मिल रहा है तो उसे जरूर ऐड करिएगा, लास्ट में बताइएगा। क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर है, पूछ रहा है सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। अ नेगेटिव ट्रेड बैलेंस विद अ लार्ज सीएडी कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स फॉर इंडिया। तो अगर यहां पर ट्रेड बैलेंस नेगेटिव हो जाता है और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाता है तो इसके इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा? मोर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी हो सकता है। विड्रॉइंग एफआईआई फ्रॉम द इकोनॉमी, एफआईआई हमारी इकोनॉमी से जाना शुरू कर देंगे, क्या ये इसका इंपैक्ट के तौर पे देखने को मिलेगा? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी जो है इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्या ये हो सकता है? 10 सेकेंड्स। इकोनॉमिक सेक्शन का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं क्या आंसर हो सकता है जब हम नेगेटिव ट्रेड बैलेंस देखते हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ता चला जाता है। अब नेगेटिव ट्रेड बैलेंस क्या होता है? देखिए, नेगेटिव ट्रेड बैलेंस का मतलब है कि अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से कम है तो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस बनेगा, और उसी के इंप्लीकेशन के तौर पे क्या होगा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, जब हम गुड्स को इंपोर्ट ज्यादा कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे होते हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है और फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उस सिचुएशन, वैसे देखा जाए तो ओवरऑल सिचुएशन हमारे लिए नेगेटिव, हम एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तभी चीजें हमारे फेवर में नहीं जा रही। इससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर क्या इन्फ्लेशन हो सकता है? यस। देखिए, सिंपल सा रीजन ये भी कह सकते हैं क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वैसे ही आपके उसकी कॉस्ट ज्यादा होने वाली है। जब हम अपनी कंट्री में चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसकी कॉस्ट कम रहती है क्योंकि काफी तरीके की उस पर ड्यूटीज भी नहीं लगती है। तो जब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो वो इंपोर्ट ड्रिवन इन्फ्लेशन भी आपकी कंट्री के अंदर क्रिएट कर देता है। तो यस, इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। वैसे बात ये भी करी जाती है कि जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, इसकी वजह से करेंसी जैसे रुपी जो है ये डेप्रिशिएट करना शुरू कर देगा। डेप्रिशिएट करना शुरू कर देगा मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं गिरने लग जाएगी। और जब वैल्यू ऑफ द करेंसी गिरने लगती है, मतलब अगर आपको कोई चीज परचेज करनी है जिसे कल तक आप एक्स अमाउंट में परचेज करते थे, आज उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। मींस क्योंकि करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर चुकी है तो आपको ज्यादा करेंसी वहां पर देनी पड़ेगी। तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी नहीं होता है, इसमें डेप्रिसिएशन होता है, मतलब जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू नीचे जाती है। और ऐसी कंट्री के अंदर जहां पर वैल्यू ऑफ द करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन है, तो एफआईआई जिसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, इसे हॉट मनी भी कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी अपने पैसे को किसी भी कंट्री में लेकर आ जाते हैं, उनके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसे को निकाल लेते हैं। वो कभी भी ऐसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते, वो ऐसी कंट्रीज में ही पसंद करते हैं इन्वेस्ट करना अपने पैसे को जहां पर उनको अच्छा रिटर्न मिले और वहां की इकोनॉमी भी अच्छी हो, वहां की करेंसी जो है वो भी स्टेबल हो, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी ना हो। विड्रॉइंग एफआईआई क्या होगा? बिल्कुल सही है, ये भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि एफआईआई अपने पैसे को निकालना शुरू कर देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाता है, राइट? तो उसी माइंडसेट से हमें देखना पड़ेगा और टाइम लीजिए। जरूरी नहीं है कि 10 सेकंड्स आपको मिल रहे हैं तो 10 सेकंड में ही आंसर करना है। यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू एंड देन सोचिए क्या आंसर हो सकता है और फिर आंसर देने की कोशिश करें। नाउ 7 कॉजेस, करंट अकाउंट डेफिसिट के कारण क्या क्या हो सकते हैं यहां पे बताए हुए हैं। होता क्या है करंट अकाउंट डेफिसिट? सिंपली जब आपका एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, राइट? तो देखिए, अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो हो सकता है बहुत सारी चीजें हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने को मिले, ठीक है? जब आप बहुत ज्यादा मनी को बोरो कर रहे होते हैं तब भी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है, राइट? इसी तरीके से हायर इन्फ्लेशन जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हो भी सकता है और हायर इन्फ्लेशन इसको कॉज भी कर सकता है। ये उसका कॉन्सिक्वेंस भी होता है और कॉजल फैक्टर भी होता है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो को लेकर पूछ रहा है। अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जब टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम होती है तो इसका कंट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? अभी कुछ दिन पहले से ही काफी सारे आर्टिकल्स टैक्स टू जीडीपी रेशियो के ऊपर आ रहे हैं, तो पूछा गया कि आपको बताना करेक्ट क्या है। क्या इससे इकोनॉमिक ग्रोथ तेज होगी? क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम हमें देखने को मिलेगा? सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो एक रेशियो होती है नेशन के टैक्स रेवेन्यू की विद रिस्पेक्ट टू इट्स जीडीपी, मतलब जीडीपी के विजावी जीडीपी के कंपैरिजन में हमारा टैक्स रेवेन्यू कितना हो रहा है, ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो बताता है, ठीक है? और अगर ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है, इसका मतलब यह है कि टैक्स कलेक्शन उस कंट्री के अंदर कम है। और अगर किस कंट्री में टैक्स कलेक्शन कम है तो क्या हम मान सकते हैं वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हो रही होगी? नहीं, वहां पर तो इकोनॉमिक ग्रोथ काफी धीमी गति से हो रही होगी। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट एटलीस्ट स्टेटमेंट को आप नेगेट कर सकते हैं।
साथ ही साथ अगर हम बात करें टैक्स टू जीडीपी रेशियो लेस है, इसका मतलब यह है कि नॉट एवरीवन इज पेइंग टैक्सेस। हो सकता है काफी सारे लोग टैक्स की चोरी भी कर रहे हो और इसी वजह से जो वहां की सरकारें हैं, जैसे भारत की भी बात करेंगे तो इंडिया के अंदर भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम कैटेगरी के अंदर आता है। मींस काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स ब्रैकेट से बच जाते हैं, वो टैक्स को पे नहीं करते हैं। टैक्स की चोरी जो है वो भी इसके पीछे एक रीजन बनता है, राइट। तो क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम हो सकता है? आंसर इज नो। ऐसी सिचुएशन के अंदर तो क्या होगा, कुछ लोगों के पास बिना टैक्स को पे किए काफी सारा पैसा आ जाएगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास कैटेगरी में होंगे, लेकिन क्योंकि वो सैलरी पेड है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, अदरवाइज वो यहाँ पर टैक्स को पे करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनके पास कोई वे आउट नहीं होता है यहाँ पर इस चीज को प्रिवेंट करने का। लेकिन बिजनेसमैन के पास काफी सारे ऐसे जो वे आउट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, एक व्यक्ति जो कम कमा रहा है वो टैक्स दे रहा है, एक व्यक्ति जो ज्यादा कमा रहा है वो टैक्स नहीं दे रहा है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा नेशनल इनकम का, राधा इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से पूछा गया है। स्टेम सेल्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होते हैं ईएससी, दे आर फॉर्म्ड इन द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, वेयर एज एडल्ट स्टेम सेल्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन फ्यू सिलेक्टेड लोकेशन। जो ईएससी होते हैं वो कब फॉर्म होते हैं? एम्ब्रियो के अर्ली स्टेज में, शुरू के स्टेज के अंदर। और जो एएससी होते हैं वो कुछ सिलेक्टेड लोकेशन पे ही पाए जाते हैं। अडल्ट स्टेम सेल्स आर फाउंड इन अ फ्यू सिलेक्टेड लोकेशन इन द बॉडी नोन एज निशेस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी ये कह रही है कि ये कुछ ही लोकेशन पे पाए जाते हैं जिन्हें कि निशेस कहा जाता है। ये भी पॉसिबल है। 10 सेकेंड्स सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एक तरीके के सेल्स होते हैं जो आप कह सकते हैं कि इनर स्टेम सेल्स या इनर सेल मास के अंदर पाए जाते हैं और जिससे काफी सारे दूसरे सेल्स को भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो दूसरे सेल्स को बनाने में भी इनका एक मेन या इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरीके से आईपीएससी भी होते हैं। आईपीएससी क्या है? इन्फ्लुएंस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। आईपीएससी को लेकर भी क्वेश्चन वैसे यूपीएससी पूछ चुका है। ये जो है दे आर डिराइव फ्रॉम द स्किन और ब्लड सेल्स। स्किन सेल से या ब्लड सेल से इसे डिराइव किया जाता है और इन्हें फिर रीप्रोग्राम भी कर दिया जाता है अलग अलग तरीके के सेल्स के अंदर। मतलब ये मल्टीपल शेप्स या मल्टीपल तरीके के सेल्स के अंदर चेंज किए जा सकते हैं। जब हम ईएससी की बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की, क्या ये अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो में बनते हैं? दैट इज करेक्ट। एडल्ट स्टेम सेल्स जो है क्या कुछ ही लोकेशन में मिलेंगे? बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखें सेकंड स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट था वो कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता था कि ये सिलेक्टेड लोकेशन में मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है। और जिन्हें निशेस कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो आईपीएससी है, इन्फ्लुएंस्ड या इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जिनको कहा जाता है, वो स्किन और बॉडी सेल से डिराइव किए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इन स्टेम सेल्स को आप रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। करेक्ट आंसर विल बी सी। स्टेम सेल्स आएंगे। स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स with the capacity to both differentiate and multiply into 200 cell types of that form of human being. Stem cells वो undifferentiated cells होते हैं जिनको कि दूसरे cells के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिंपली आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है एक कंट्री के साथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर। तो किस कंट्री के साथ हमने इस तरीके का अभी रिसेंटली करार किया, उसका नाम आपको बताना है। क्या ये यूएस के साथ किया गया है, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ? इंडिया ने रिसेंटली एमओयू साइन किया है किस गवर्नमेंट के साथ? इट इज गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। किसके ऊपर? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था। दोनों ही कंट्रीज अब कोशिश कर रहे हैं कि वो कॉपरेशन को स्ट्रेंथन कर सके एटलीस्ट इन द फॉरेस्ट एरिया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एरिया और क्लाइमेट चेंज एरिया को लेकर, ठीक है। दोनों क्या करेंगे? दोनों ही कॉरिडोर्स जो इनके यहाँ पर होते हैं एनवायरमेंट को लेकर या इकोलॉजी को लेकर, उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे और उनको इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली दोनों कंट्रीज में कोलैबोरेट कर रहे हैं कंजर्वेशन के लिए, रेस्टोरेशन के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज इस तरीके का क्वेश्चन आई थिंक 2011 एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था बताएं इसमें से कौन सी XC2 कंजर्वेशन साइट है, जिसमें पहले नंबर पे नेशनल पार्क दे दिया था, दूसरे नंबर पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दिया था, तीसरे नंबर पे बोटैनिकल गार्डन एंड चौथे नंबर पे सेक्रेड ग्रोव्स। तो XC2 में क्या आ जाता है? बोटैनिकल गार्डन। वैसे इन सीटू और XC2 कंजर्वेशन होता क्या है? एनीबडी? देखिए काफी सिंपल है। इन सीटू, XC2 कंजर्वेशन, ये तो पक्की बात है दोनों ही केसेस में कंजर्वेशन किया जा रहा है। इन सीटू का मतलब होता है जब आप किसी प्लांट को या किसी स्पीसीज को, प्लांट भी हो सकता है यहां पर और एनिमल भी हो सकता है, तो बेसिकली हम एक स्पीसीज की बात करेंगे। जब आपको लगता है कि कोई प्लांट या एनिमल है उसकी संख्या बिल्कुल कम हो गई है और हो सकता है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए, तो उस केस के अंदर जब आप उसे उसके नेचुरल हैबिटेट में
उस एंडेंजर्ड प्लांट को, उस एनिमल स्पीसीज को उसी के नेचुरल एनवायरनमेंट में, उसी के नेचुरल हैबिटेट के अंदर आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहा जाता है इन सीटू। जैसे नेशनल पार्क हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुआ, बायोस्फीयर रिजर्व्स हुआ, सेक्रेड ग्रोव्स, ये वो लोकेशन है जो उसके लिए नेचुरल हैबिटेट है, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि इस प्लांट और एनिमल को अगर नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया तो हो सकता है सर्वाइव ना करे, तो हम उसे किसी दूसरी लोकेशन पे लेके जाते हैं। तो क्या किया जाता है उस केस के अंदर, एक्स-सिटू कंजर्वेशन किया जाता है। इसके अंदर जो एंडेंजर्ड या रेयर स्पीसीज होती है उसको उसके नेचुरल एनवायरमेंट से, हैबिटेट से निकालकर एक प्रोटेक्टेड साइट, वो जूलॉजिकल पार्क भी हो सकता है, बोटेनिकल गार्डन भी हो सकता है, जीन बैंक भी हो सकता है, या आपके क्रायो प्रिजर्वेशन सेंटर्स भी हो सकते हैं, वहां पर उसे शिफ्ट किया जाता है और वहां पर उसको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को लेकर पूछा गया, ओएनडीसी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओएनडीसी की बात करी जा रही है, दैट ऑफर्स अ नेटवर्क टू एनेबल लोकल डिजिटल कॉमर्स स्टोर्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज टू बी डिस्कवर्ड। ये क्या है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो ऑफर करती है एक नेटवर्क ताकि लोकल डिजिटल कॉमर्स स्टोर्स जो इंडस्ट्रीज के हैं, वेरियस इंडस्ट्रीज के, उनको डिस्कवर किया जा सके। और ये क्या है, एक तरीके का फ्रीली एक्सेसिबल गवर्नमेंट बैक प्लेटफॉर्म है। मे बी 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा। ओएनडीसी क्या फ्रीली एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म है, क्या गवर्नमेंट बैक्ड है, क्या ई कॉमर्स से रिलेट करता है, क्या नॉट फॉर प्रॉफिट है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें नहीं हो सकती। देखिए ये सभी चीजें सही है, नॉट फॉर प्रॉफिट भी है, गवर्नमेंट बैक भी है, फ्रीली एक्सेसिबल भी है। इट इज नीदर एन एग्रीगेटर, जैसे उबर ओला करके वेबसाइट्स होती हैं या एप्स होती हैं, वो एग्रीगेटर का काम करते हैं, बट दीज आर नॉट द एग्रीगेटर एप्लीकेशन। कोई होस्टिंग प्लेटफॉर्म भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एंड ऑल एग्जिस्टिंग डिजिटल कॉमर्स एप्लीकेशंस एंड प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो वॉलंटरी चूज कर सकते हैं कि वो इसका पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। देखिए कोविड से थोड़ा टाइम पहले भी और कोविड के दौरान भी काफ़ी सारे छोटे छोटे बिजनेसेस जो थे उसने भी एमर्ज होना शुरू किया, और यहाँ पे सरकारें जो है वो ऐसे ही बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए ओएनडीसी को लेकर आई है। जैसे कि कोई ग्रोसरी स्टोर है, मोबिलिटी की कोई सर्विस है, फूड ऑर्डर डिलीवरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल, इन सब चीज़ों को आसानी से उसके कस्टमर्स के द्वारा डिस्कवर किया जा सके। इसी वजह से ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है वो सरकार के द्वारा लेकर आया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ओएनडीसी को लेकर भी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को लेकर पूछा गया। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को लेकर आप बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन इस एक्ट को लेकर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट डज नॉट कवर इंटरफेथ मैरिजेस, इंटरफेथ मैरिजेस को इसके अंदर कवर नहीं किया गया है। हो सकता है एक्ट डज नॉट कवर इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज, जो एक्ट है वो इंडियन नेशनल जो फॉरेन कंट्रीज में उनको भी कवर नहीं करता है। आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर, कौन कौन कवर किया गया, कौन कौन कवर नहीं किया गया। चलिए देखिए, सबसे पहले तो इंटरकास्ट मैरिजेज हो, इंटरफेथ मैरिजेज हो, उनको इसके अंदर कवर किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये पहली स्टेटमेंट को गलत कर देता है। एट द सेम टाइम आपका जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का है ये एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है, एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो सिविल मैरिजेज होती हैं इंडियंस की, भारतीय सिटीजन्स की, एट द सेम टाइम इंडियन नेशनल्स जो फॉरेन कंट्रीज में भी रह रहे हैं, उनका रिलीजन कुछ भी हो, उनका फेथ कुछ भी हो, वो भी इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल स्पेशल मैरिज एक्ट जो था ये कब आया था, ये 1872 में अंग्रेजों के टाइम पर लेकर आया गया था। और किसके द्वारा लेकर आया गया था, हेनरी मेन के द्वारा। इट वॉज एनेक्टेड फॉलोइंग अ कैंपेन जिसे कि लॉन्च किया गया था ब्राह्मो समाज के द्वारा, जब केशव चंद्र सेन जो थे इसको लीड कर रहे थे, और उनके द्वारा डिमांड करी गई थी कि जो मैरिज सेरेमनीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा सिंपल होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ ज्यादा दिखावा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ब्राह्मो समाज, आर्य समाज इस तरीके की जो मुद्दे, जो सोशल मुद्दे होते थे, सामाजिक मुद्दे होते थे, उनको उठाता रहता था। और सती से लेकर अगर आप विडो रिमैरिज की बात करेंगे, सभी मुद्दे जो थे इनके द्वारा उठाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को लेकर पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड व्हाइल कैलकुलेटिंग जीएनपी। जब आप ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या क्या चीजें ली जाती हैं। क्या हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट करते हैं उसके अंदर, हो सकता है प्राइवेट रेमिटेंस को काउंट करते हैं, हो सकता है एक्सटर्नल लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट को काउंट करते हैं। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सोचिए 10 सेकेंड्स, क्या आंसर होगा। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है, पहले तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तब आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे।
देखिए, जीएनपी मेजर करता है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट। एक कंट्री के जो रेजिडेंट है, चाहे वो कंट्री के अंदर रह के काम कर रहे हो, कंट्री के बाहर रहकर काम कर रहे हो, जैसे काफी सारे इंडियंस जो हैं वो इंडिया में रहकर काम करते हैं, लेकिन काफी सारे इंडियंस जो हैं वो दुबई में भी काम कर रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया में भी काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, यूएस में भी हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं, अफ्रीका में भी काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली जो भी पैसा वो अर्न करते हैं उसका रेमिटेंस अमाउंट कुछ वापस अपनी फैमिली को भेजते हैं, जो सेविंग्स है उनकी, राइट। तो यहाँ पर प्राइवेट रेमिटेंसेज जो है वो इसके अंदर शामिल करी जाती है। एक्सटर्नल लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो इसके अंदर नहीं आती हैं, ध्यान रखिएगा। सो जीएनपी क्या है, जितने भी, मैं सिर्फ इंडिया का आपको एग्जांपल दूं, इंडिया के जितने भी लोग भारत के अंदर ही, इंडिया के अंदर ही या इंडिया के बाहर जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं, जो भी अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके कमा रहे हैं, जो भी आउटपुट दे रहे हैं, राइट, वो किसके अंदर आ जाता है, वो जीएनपी के अंदर आ जाता है, क्योंकि यहां पर लिखा है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो जितने भी नेशनल्स हमारे यहां पर है और इंडिया के बाहर है, उनके यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, इससे बिल्कुल एक और आपका कॉन्सेप्ट होता है जिसे जीडीपी कहा जाता है। यहां पे देखिएगा, दिस इज जीएनपी। जीएनपी में अगर आप देखेंगे, यहां पर आपको यूएस के मैप से सिखाया हुआ है। जीएनपी में सारे यूएस के मैप है, मतलब जितने भी यूएस के लोग कमा रहे हैं, चाहे यूएस के अंदर रहकर या यूएस के बाहर रहकर, वो वैल्यू जीएनपी के अंदर काउंट होती है। जीडीपी के अंदर हम ये नहीं देखते कि वेदर द मनी इज अर्न बाय सिटीजन, वेदर द मनी इज अर्न बाय रेजिडेंट। ये देखा जाता है कि इस बाउंड्री के अंदर कौन कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम इंडिया के अंदर आउटपुट को कंप्यूट करते हैं और उसके अंदर इंडिया के अंदर जो लोग फॉरेन नेशनल्स हैं, जो दूसरी कंट्री के लोग हैं, वो भी आउटपुट के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जब हम उसको काउंट करते हैं वो जीडीपी में आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम उसको काउंट ना करके भारत के जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनकी इनकम को, उनके आउटपुट को काउंट करते हैं, तो वो जीएनपी के अंदर आएगा, ठीक है। तो ग्रोस डोमेस्टिक में क्या किया जाता है, डोमेस्टिक के अंदर ज्योग्राफी को कंसिडर किया जाता है, इंडिया के बॉर्डर एरिया के अंदर कितने लोग रहकर आउटपुट दे रहे हैं। जीएनपी के अंदर नेशनल को यहां पर कंसीडर किया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है बनी ग्रासलैंड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका बनी ग्रासलैंड को लेकर सही है। ये राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। मालधारी कम्युनिटी जो है वो इससे रिलेट करती है, एंड इट हैज बीन डीमार्केटेड एज रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट की संज्ञा इसको दी गई है। ये जो आपका स्टैचर है वो इसको दिया गया है। सोचिए, बनी ग्रासलैंड पीछे न्यूज में थे, हमने पहले भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर किया था। कहां पर लोकेट करते हैं बनी ग्रासलैंड? इट इज सिचुएटेड नियर द ग्रेट रन ऑफ कच्छ, गुजरात के अंदर, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज टू बी द लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन एशिया। एशिया के सबसे बड़े ग्रासलैंड इन्हें माना जाता है। 2618 किलोमीटर के एरिया, जो स्क्वायर किलोमीटर होता है, उस एरिया में ये फैले हुए हैं। और यहां पर 45% ऑफ द गुजरात का जो पैस्चर एरिया है वहां पर ये फैले हुए हैं, ठीक है। जो वर्ड बनी है ये कहां से आता है, कोई बता सकता है? ये आता है बनई से। बनई से बना है बनी, कहते हैं किसी चीज को बनाना, मेकिंग समथिंग, राइट। मेक इन इंडिया में क्या है, भारत में बना हुआ, ठीक है। वहीं से ये बना शब्द आया, बनई शब्द आया, जिसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है मेड। लैंड हेयर जो है वो काफी पुराने टाइम से इंडस रिवर और दूसरी आसपास की नदियों जो सेडिमेंट लाकर जमा कर देती थी उससे बना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये राजस्थान में है नहीं, गुजरात के कच्छ रीजन में मिलेंगे। सेकंड जो आपकी मलधारी कम्युनिटी है वो इससे जुड़ी हुई है, बिल्कुल करेक्ट है। और रिजर्व फॉरेस्ट की संज्ञा दी गई है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपकी सेकंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी यहां पर करेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको कराया, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे फ्लोराफोना क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या है, जैसे 1955 के अंदर कोर्ट ने नोटिफाई किया इस एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट की जो संज्ञा दी गई। ये सभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको एमसीक्यूज पे मिल जाएगी, तो आप netmock.com पर जाकर ये एमसीक्यूज को प्रैक्टिस जरूर कर लिया करिए, ठीक है, चाहे एग्जाम से पहले करें या अदरवाइज। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। वैसे ये आपका बनी ग्रासलैंड भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यूएन ट्रीटी को लेकर है, पूछा गया यूएन ट्रीटी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। यूएन हाई सीज ट्रीटी जो है ये टेरिटोरियल जोन से कंसर्निंग है, ठीक है। जो ओशन टेरिटोरियल जोन के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है ये उससे रिलेट करती है। मे बी वार्मिंग जो होती है, ओशन जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, और वो किसकी वजह से हो रहा है? यहां पर लिखा गया है जो वार्मिंग ऑफ द ओशन है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से क्या हुआ है, सी लेवल राइज हुआ है, एंड ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हुआ है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए यूएन ट्रीटी को लेकर क्या सही होगा क्या गलत होगा। यूनाइटेड नेशन हाई सीज ट्रीटी कंसर्न करती है एरिया से जो कि
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड है। आप जानते हैं कि अलग अलग एरियाज होते हैं, बना के दिखाता हूं, चलिए यहां पे एक बार इमेज के थ्रू ही देख लीजिए। सो दिस इज द टेरिटोरियल वाटर। स्टेटमेंट कहती है कि इसके बियॉन्ड का जो एरिया है वो आपका किस में कंसिडर किया जाता है, वो कंसिडर किया जाता है यूएन हाई सीज ट्रीटी के अंदर। यूएन हाई सीज ट्रीटी जो है वो टेरिटोरियल जोन, टेरिटोरियल वाटर के बियॉन्ड जो एरिया उससे डील करती है। लेकिन करेक्ट आंसर यह है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड जो एरिया, क्योंकि शुरू के जो 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया होता है, क्योंकि पानी के अंदर हम माइल्स नहीं लिखते हैं, नॉटिकल माइल्स में इसे मेजरमेंट किया जाता है। उसके बाद का जो एरिया होता है 12 नॉटिकल माइल्स फर्दर का, वो कॉन्टिग्यूअस जोन होता है। पूरा एरिया 24 नॉटिकल माइल्स हो जाता है और अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका क्या आ जाता है, ये एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो एरिया यूएन ट्रीटी कंसीडर करती है वो कौन सा है, दैट इज नॉट बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर। यूएन हाई सीज ट्रीटी जो है ये अपने आप को कंसर्न करती है विद द ओशन, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब 200 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल नहीं, 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जिसे अगर आप रफली कहेंगे तो 370 किलोमीटर के आसपास का एरिया होगा। ठीक है, तो 370 किलोमीटर के बियॉन्ड का जो एरिया है वो इसमें कंसीडर किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 12 नॉटिकल माइल जो अप्रोक्सीमेटली कितना एरिया हो जाएगा आपका, मोटा मोटा 22 किलोमीटर के आसपास का एरिया कह सकते हैं, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई गलत। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं तो वार्मिंग ऑफ द ओशन जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन और फिर रिवीजन अपनी करेंगे। विच कंपनी हैज पार्टनर, इजी क्वेश्चन है, किसने अभी मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर दूसरी कंपनीज के साथ 5G सर्विस को लाने की बात करी है, किसने ये अग्रीमेंट जो है साइन किया है, 10 सेकेंड्स आपके पास है। किसने ये पार्टनरशिप करी है लार्जेस्ट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट लीडिंग टेक्नोलॉजी जायंट्स के साथ, इसमें मेटा जिसको पहले फेसबुक कहा जाता था, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड इंटेल जैसी कंपनीज है। सो इट इज नन अदर देन रिलायंस। ठीक है, तो रिलायंस जियो के द्वारा ये करार किया गया है।